इस नावल का खुलासा आप सुन लीजिए। अच्छा दादी बताएं ना, कोई ख़ास मेहमान आ रहा है क्या? हाँ, शाम को अपनी नैन आ रही है, अपनी मंगेतर को साथ लेकर। उसी की तैयारियां हो रही हैं। बीजान अपनी खुशी में कहे जा रही थी, जबकि दशाब का ध्यान नैन पे अटक चुका था और दिल की धड़कन अलग से शोर मचाकर अपने जिंदा होने का सबूत देने लगी थी। नैन, मुझे आपसे कुछ कहना था। मैं किसी भी किस्म की तमहीद बांधे बगैर बात करने का आदी हूँ। आज उनका अंदाज़ फॉर्मल नहीं था। उनकी आंखें वाज़ेह तौर पर उनके दिल की कैफियत बयान कर रही थीं और वो इसे छुपाना भी नहीं चाह रहे थे। जी सर। नैन को कुछ समझ न आया कि क्या जवाब दे। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सर जमान ने नैन के सर पर सही मायनों में पहाड़ तोड़ा था। वो बिल्कुल भी सर से इस बात की तवक्को नहीं रख रही थी। ये पहली मर्तबा था जब इसे किसी ने प्रपोज़ किया था। इसे अपने जज्बात की समझ नहीं आ रही थी कि वो शर्माए, घबराए, गुस्सा करे या हाँ या ना में जवाब दे। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही प्यारा सा नावल आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं इस खूबसूरत से नावल की तरफ। नैन उठ जाओ अब। अमर कब से बाहर बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। नवीन बेगम इसके बेड के सिरहाने खड़ी उसे उठाने के लिए जतन कर रही थी। मामा, इसे किसने कहा था किसी एक घर रात के 3 बजे आने को? मुश्किल से आंखें खोलकर मोबाइल पर टाइम देखते नैन ने मुंह बसोलते हुए पूछा। तुम्हारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। तुम हो कि कब से फजूल बोलती जा रही हो। उसे वापस कंबल ओढ़ती नैन को देखकर गुस्सा ही आ गया था। उन्होंने झट से वो कंबल उतार कर फेंका। प्लीज़ मामा, मैं नहीं जाना चाहती हूँ पाकिस्तान। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? आप एक काम करें, आप ही अमर के साथ चली जाएं। माँ को गुस्से में आता देखकर नैन पट से आंखें खोल कर बोली। मोबाइल तुम्हारे पास ही पड़ा है ना, उठाओ, कॉल करके दादा और दादी को बता दो तुम नहीं आ रही पाकिस्तान। तुम्हारे लिए तुम्हारी फजूल से ज़िद रिश्तों से ज़्यादा अहम है। साइड टेबल पर रखे मोबाइल की तरफ गुस्से से इशारा करते हुए नवीन बेगम कमरे से ही निकल गई। शायद वो भी अपनी औलाद की नस नस से वाकिफ़ थी। वैसे तो नैन साहिबा ने उठने का नाम नहीं लेना था। माँ को गुस्से में आता देखकर फट से वो काम करने को तैयार हो गई जिससे कुछ देर पहले इनकार कर रही थी। दादी कॉलिंग। उफ, इसकी कमी रह गई थी। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर दादी का नाम देखकर मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाती कॉल रिसीव कर चुकी थी। अस्सलामुअलैकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम दादी की जान। कहाँ रह गई है मेरी बच्ची? आंखें तरस गई हैं मेरी। तो उन्हें पाकिस्तान आना है या नहीं? या दादी के मरने पर एक बार ही आएगी? दादी इसकी आवाज़ सुनते शुरू हो चुकी थी। कैसी बातें करती हैं आप दादी? मैं तैयार होकर अमर को आपसे मिलवाने लेकर आ रही हूँ। अगर मम्मा की ये ज़िद ना होती कि अमर को पहले आपसे मिलवाना है फिर हमारी शादी होगी तो मैं कभी पाकिस्तान ना आती। रवानी से बोलते हुए नैन फ़ोन काट चुकी थी। दादी, आप नहीं जानती, फजूल ज़िद नहीं है। आप नहीं जानती उस दिन आपके पोते ने क्या कुछ छीन लिया था मुझसे। मेरी अना, मेरा गरूर, मेरा प्यार, कुछ भी तो नहीं रहा मेरे पास। मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती इसे और ना पूरी ज़िंदगी इसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। आप सब कहते हैं, पूछते हैं ना कि कहाँ गई हमारी शरारती नैन। वो तो 5 साल पहले पाकिस्तान में ही मर गई थी। फ़ोन बंद करने के बाद खुद से बुड़बुड़ाती वाशरूम में फ़्रेश होने के लिए चली गई, क्योंकि अब वो माँ की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अजलान बेटा, देखो जाकर बहन तैयार हुई कि नहीं? शाह फैसल ने आवाज़ लगाई थी। जी डैड। उनके हुक्म की पैरवी करता नैन के कमरे की जानिब रुख करने लगा। वाइट फ्रॉक और चूड़ीदार पाजामा पहने आईने के सामने खड़ी नैन सलीके से बाल संवार रही थी जब कानों में डैड की आवाज़ सुनाई थी और साथ ही छोटे भाई की अफसोसदा सी आवाज़ भी, जो बहन के जाने पर उदास हुआ बैठा था। डैड, मैं तैयार हूँ, 2 मिनट में आई। इससे पहले कि अजलान ऊपर कमरे तक पहुँचता नैन ने वहीं से बुलंद आवाज़ से जवाब दिया। साथ ही जल्दी से होंठों पर लिप ग्लॉस लगाया और हैंड बैग उठाकर नीचे की तरफ बढ़ी। अमर ने कैब पहले से ही मंगवा ली थी। नैन सभी से मिलकर माँ के गले लगने लगी तो नज़र उनकी आंखों में तैरते आंसुओं पर पड़ी। कम ऑन मॉम, अब अगर आप रोई ना तो मेरे सामने मुझे आपकी कसम, फिर मैं सच में नहीं जाऊंगी। डैड, आपकी बीवी ने हद ही कर दी। पहले ज़बरदस्ती घर से निकाल दी हैं, अब देखें इन्हें। वो अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर रोकने की कोशिश करते हुए ज़ब्त से बोली। जानती थी मॉम किस दिल से इसे पाकिस्तान भेज रही हैं। तभी धमकी देकर साथ ही मॉम का मूड ठीक करने के लिए डैड को घसीटा। नवीन बच्ची को हंसते हुए खुदा हाफिज़ करो। वैसे भी कौन सा हमेशा के लिए पाकिस्तान जा रही है। अम्मा अब्बा से मिलकर 1 महीने में वापस आ जाएगी। शाह फैसल ने बीवी के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी और आंखों से आंसुओं को रोकने का इशारा भी दिया, जिस पर नवीन बेगम ने खुद को मज़ीद रोने से बाज रखा था।
अमर के साथ एयरपोर्ट की जानिब बढ़ती नैन को याद आया जब पहली बार वो दादा दादी से मिलने पाकिस्तान जा रही थी। किस कदर खुश थी, मगर अब पूरा रास्ता आंसू सैलाब बनकर इसके चेहरे को भिगोते रहे और इस दुश्मन जान का तसव्वुर इसके हलक को अंदर तक कड़वा कर चुका था। अस्सलामुअलैकुम बीजान। इतवार का दिन था। वो चारों बहन भाई नानी के घर पर थे। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बच्चों। माँ कैसी है तुम लोगों की? सब ठीक है बीजान। इन्हें छोड़ें, आप ये बताएं घर के मुलाजिम इतने एक्टिव क्यों हैं? कोई ख़ास आ रहा है क्या? हमारी आमद की खुशबू आ गई थी आपको? बीजान से मिलने के दौरान घर में मुलाजमों की भाग दौड़ को देखते हाजिक ने हंसते हुए पूछा। बीजान के चेहरे से छलकती खुशी और इर्द गिर्द के माहौल को देखते बाकी तीनों को भी तजस्सुस हुआ था। हाँ, आज शाम को अपनी नैन आ रही है इंग्लैंड से। अमर को मिलवाने ला रही है, वही जो इसका मंगेतर है। उसी की तैयारी कर रही हूँ। भाई लड़की वाले हैं, 100 तैयारियाँ करनी होती हैं। बीजान अपनी खुशी और जोश में कही जा रही थी। बाकी पलटोन का दिल और दिमाग नैन के नाम पे अटक सा गया था। नैन क्या सच में आ रही है? किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने वाकई में जो सुना वो सच है। यकीन आते ही हानी और नमल ने खुशी से उछलना शुरू कर दिया। दशाब काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी गया हुआ था। घर में दाखिल होते इसे चहल पहल रौनक का खुशगवार सा एहसास हुआ। फ्रेश होने के बाद बीजान से मिलने उनके पोर्शन में आए तो घर में मुलाजमों की भाग दौड़ देखकर मज़ीद हैरत हुई। कब आया मेरा बच्चा? बीजान ने माथे पर प्याल देने के बाद पूछा। ध्यान आगे पीछे गुजरते मुलाजमों पर भी रखा हुआ था। बस आधा घंटा हुआ। बीजान घर में कोई आ रहा है क्या? उनके चेहरे से छलकती खुशी और इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए दशाब ने हैरत का इजहार करते हुए पूछा। क्यों? हम जीते जागते खूबरू जवान तुम्हें नज़र नहीं आ रहे क्या? हाजिक और जाजिब ने सदमे से देखते हुए बेक ज़ुबान होकर कमाल अदाकारी करते हुए कहा। अरे तुम लोग कौन सा पहली या आखिरी बार आए हो? रोज़ तो अटपकते हो। अच्छा बताएं ना दादी, कोई ख़ास मेहमान आ रहा है क्या? दशाब इन दोनों को जवाब देता फिर से दादी से सवाल करने लगा। हाँ, आज शाम को अपनी नैन आ रही है अपने मंगेतर को साथ लेकर। उसी की तैयारियां हो रही हैं। बीजान अपनी खुशी में कहे जा रही थी जबकि दशाब का ध्यान नैन पे अटक चुका था और दिल की धड़कन अलग से शोर मचाकर अपने ज़िंदा होने का सबूत देने लगी थी। दशाब बेटा, एक छोटा सा काम ही कर दो। सभी मुलाजिम काम में लगे हुए और ऊपर से शैतानों का टोला भी आन पहुँच जाए। दादी ने सबको खुश होता देखते हुए चुपचाप खड़े दशाब को पुकारा। पुत्र, नैन ने अलमारियां साफ़ करने को कहा था। इसमें कुछ पुराना सामान पड़ा है, इसको निकलवा के सफाई करवा दो। और किसी चीज़ की कमी है तो देख के बता दो, वो भी मंगवा लेती हूँ मैं। बीजान ने उठते हुए इसके कंधे पर हाथ रख कर कहा। वो जैसे होश में आए। जी बीजान, मैं कर देता हूँ। इसने हामी भरते हुए नैन के कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। बीजान के पोर्शन के घर का ऊपर वाला हिस्सा फैसल शाह के लिए मखसूस था, जहाँ सबके अलग अलग कमरे थे। उनके वापस जाने के बाद रूम्स लॉक कर दिए जाते तो अक्सर फिरदौस बेगम वहाँ की सफाइयाँ करवाती रहती थीं। नैन के रूम का दरवाज़ा खोलते दशाब की नज़र सामने नैन की हंसती मुस्कुराती तस्वीर पर पड़ी। आंखों से चंद बेवफा आंसुओं ने बाहर आने की कोशिश की। आखिरी मर्तबा वो इसकी मौजूदगी में यहाँ आया था जब वो पाकिस्तान से हमेशा के लिए जा रही थी, मगर अब दरवाज़ा खोलकर अंदर आने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। हर चीज़ को छूते हुए जैसे नैन को महसूस करना चाहा। अलमारी से सभी गिफ्ट्स निकाल कर वो मुड़ने ही लगा था कि अचानक एक गिफ्ट नीचे गिर कर टूट गया और एक मर्दाना परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। हैरानगी से नीचे गिरे गिफ्ट को देखने लगा, क्योंकि परफ्यूम शुरू से इस हवेली में बस वही इस्तेमाल कर रहा था। तेज़ी से झुककर गिफ्ट पैक को उठाकर देखा जिस पर सैयद दशाबुर रहमान खूबसूरत स्टाइल में लिखा गया था। दशाब का ध्यान बाकी गिफ्ट्स पे पड़ा तो वहाँ सभी पर उसी का नाम लिखा हुआ था। बचपन में नैन पहली बार जब इसके लिए गिफ्ट लाई थी तब इसने इंसल्ट करते हुए लेने से इनकार कर दिया था। वो दोबारा कभी हिम्मत ही न कर सकी कि अपने प्यार से हर बार लाए हुए गिफ्ट इसे दे सके। हर साल इस उम्मीद से गिफ्ट लाती शायद इस बार इससे दोस्ती हो जाए तो अपने सारे गिफ्ट्स दशाब को दे देगी, मगर सैयद साकिब शाह, सैयद आकिब शाह 2 भाई हैं। साकिब की शादी बेगम फिरदौस से होती है, जिनके साथ वो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। उनके आगे से 4 औलाद हैं, शाहजहाँ, शाह फैसल, शाह मीर और एक बेटी है जिसका नाम शाह बानो है। दूसरी जानिब आकिब शाह की शादी बेगम समीरा से होती है। उनकी बस एक ही औलाद है, सुरैया। गिलगित के खूबसूरत पहाड़ों से घिरे इलाके में ये दोनों फैमिलीज़ क़याम पजीर हैं। अच्छी तालीम हासिल करने के बाद जब बच्चों की शादी का वक्त आता है
تو شاہ فیصل باہر جا کر مزید پڑھنے، اپنا کریئر بنانے کی ضد کرتا ہے۔ اسے سید گھرانے کا ماحول شروع سے ہی پسند نہیں تھا، جہاں پہ ڈھیروں پابندیاں تھیں۔ سب نے حسب توقع اس کے باہر جانے کی مخالفت کی اور آخر میں اس شرط پر بھیجا کہ اپنے چچا کی بیٹی ثریا سے منگنی کر کے جائے تاکہ واپسی یقینی ہو۔ اس طرح دونوں کی منگنی ہو گئی اور فیصل شاہ انگلینڈ چلا گیا۔ وہاں جا کے اسے نوین سے محبت ہو گئی اور اس نے اس سے شادی کر لی۔ دونوں حویلیوں میں یہ خبر پھیلتے کوہرام مچ گیا۔ فیصل کے اس اقدام سے بہت شرمندہ ہوتے ہیں ثاقب شاہ اور اپنے بھائی سے معافی مانگ کے ثریا کی شادی اپنے دوسرے بیٹے شاہ جہان سے کر دیتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں شاہ بانو میڈیکل کی ڈگری حاصل کر کے آتی ہے تو سید ثاقب شاہ اس کی شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں اور باقی رہ جاتے ہیں شاہ میر، تو سب بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں اور پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنے بھانجے اور بھتیجیوں کے تقریباً ہم عمر ہیں۔ شاہ جہاں اور ثریا بیگم کی بس ایک ہی نرینہ اولاد ہے، سید دشاب الرحمن، جو خاندان بھر کی آنکھ کا تارا ہے، اور دوسری طرف شاہ بانو کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، ہانی، نمل، جاذب اور حاذق۔ فیصل شاہ اور نوین کی 3 اولاد ہیں، نین، ازلان اور ارمان۔ دونوں بھائی جڑواں ہیں جو انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ نین دادی کی سب سے لاڈلی انتہا کی شرارتی ہے، جو ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں پاکستان آتی ہے اور اپنی شرارتوں سے سب کزنس کا جینا 2 بھر کیے رکھتی ہے۔ دیکھا کیسی جیت رہی ہوں میں؟ نین خوشی سے چلاتے ہوئے ان دونوں سے پوچھ رہی تھی، جو شاید بدقسمتی سے نین کے ساتھ لوڈو کھیلنے بیٹھ گئی تھی۔ گیم ابھی ختم تھوڑی نہ ہوئی ہے، آخری وقت تک گیم کے پلٹ جانے کے چانسز بھی ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ بولنے سے بہتر ہے یہاں فوکس کرو۔ ہانی سے گھولتی ہوئی لوڈو کی طرف اشارہ کر کے بولی، دیکھ لیتے ہیں بھائی کون کتنے پانی میں ہے۔ نین نے ناک پر سے مکھی اڑاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، ارے دشاب بھائی، آپ آئیں نا ہمارے ساتھ لوڈو کھیلیں۔ دشاب جو کہ ابھی گھر آیا تھا، ارد گرد کا جائزہ لیے بغیر سیدھا اپنے کمرے میں جانے لگا تھا، نمل کی آواز پہ رکا۔ تم ذرا اپنی پوزیشن پہ غور کرو، کس قدر کمزور ہے، پکی ہاری ہوئی لگ رہی ہو۔ اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ اس کو کھیلنے کے لیے بلا رہی ہو، یعنی جو تھوڑے بہت چانسز ہیں تمہاری جیتنے کے انہیں بھی اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہی ہو۔ نین دشاب کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے طنزیہ لہجے میں بولی۔ وہ ان دونوں کو باتوں میں لگا کے ساتھ ہی نمل، ہانی کی توجہ دشاب کی طرف پا کر اپنی ایک آخری گوٹی بے ایمانی سے کھول چکی تھی۔ اس سے پہلے بھی تم ایسی بے ایمانی سے جیت رہی تھی، ہے نا؟ دشاب نے اس کی ساری فضول باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آئی برو چکا کے اس گوٹی کی طرف اشارہ کیا جسے اس نے بے ایمانی سے باہر نکالا تھا۔ انداز سے صاف واضح تھا وہ اس کی چوری پکڑ چکا ہے۔ کون سی بے ایمانی؟ وہ زبان کی ہکلاہٹ پر قابو پاتے اپنا کانفیڈنس بحال کرتی ہوئی بولی، مگر وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر آگے بڑھ کے لوڈو پہ ہاتھ پھیر کے پوری گیم خراب کر چکا تھا۔ ہمت ہے تو میرے ساتھ گیم لگاؤ، ان معصوم بچوں کے جذبات کے ساتھ کیوں کھیل رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا، اتنا سنجیدہ انداز، وہ بھی دشاب کا۔ نین کا تو صدمے سے برا حال تھا، جبکہ ساتھ بیٹھی نمل، ہانی بھی کم حیران نہیں تھی۔ اور میرے ساتھ لگاؤ ایک گیم، اگر یہ گیم تم جیت گئی تو تم سب کے لیے آج شام آئس کریم میری طرف سے، اور اگر میں جیت گیا تو تم ہم سب کو آئس کریم کھلاؤ گی۔ بھائی انگلینڈ کا اتنا پیسہ ہے، کب کام آئے گا؟ وہ اب اس کے سامنے ڈیل رکھتا ہوا بولا، آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ہو جائے پھر 2 ہاتھ۔ نین نے آخر کار دل گردے پھیپھڑے بڑے کر کے حاتم کی قبر کو لات ماری، کیونکہ کم از کم ہانی کو کچھ ایسے ہی لگا تھا۔ ہاں بھائی دیکھ لیتے ہیں، اول تو میں کبھی لوڈو کھیلتا نہیں ہوں، اگر کھیلوں پھر ہارتا نہیں ہوں۔ دشاب نے فرضی کالر کھڑے کرتے ہوئے کہا، ہاں دیکھ لیتے ہیں کتنا دم ہے تم میں۔ ہاں، نین نے برا سمو بنایا تھا، انگلینڈ کا تحفہ تو ہو نا، ابھی اس کی ساری مکاریاں نکالتا ہوں۔ آخری لفظ منہ میں بڑبڑا کر دشاب نے گیم پر دھیان دیا جس میں نین کے 6 پر 6 آ رہے تھے اور وہ مزے سے جیت کی جانب جا رہی تھی۔ اب تو اسے بھی اپنی جذباتی حرکت پر دل میں افسوس ہوا۔ ہاں بھائی کچھ لوگ لوڈو کھیلیں تو ہارتے نہیں ہیں۔ نین نے اس کی مسکین شکل دیکھتے ہوئے کہا لگا کہ اسے اسی کا ڈائلاگ یاد دلایا۔ ہانی اور نمل دشاب بھائی کی شامت دیکھ کے ہنسی کنٹرول کیے بیٹھی تھی۔ ہانی سب کو کہہ آؤ تیار رہیں، آج ہمارے سید دشاب الرحمان صاحب آئس کریم، وہ بھی میری بدولت، تم سب کو کھلانے لے کر جا رہے ہیں۔ کچھ اوور کانفیڈنس سے کہتی نین نے اپنی گوٹی دشاب کے گھر سے چلائی۔ نمل سٹارٹنگ میں نین کا پلہ بھاری دیکھ کر جا چکی تھی، جبکہ ہانی وہیں بیٹھی دونوں کو دیکھ رہی تھی، جہاں ایک غصے میں دکھ رہا تھا، دوسری شرارت سے آنکھیں مٹکاتی، اور یہاں سے ہوا تھا دشاب کی جیت کا آغاز۔
नैन की गोटी मारने के बाद इसने नैन की जानिब जिताती नज़रों से देखा और साथ ही साथ इसके हाथों की हरकत को कनखियों से देखता रहा ताकि दूसरी तरफ से कोई बेईमानी ना हो। मुकाबला बहुत सख्त चल रहा था। नैन को अपनी हार यकीनी नजर आई तो वहाँ से भाग के जाने में ही अपनी आफियत जानी। लगता है मुझे बीजान बुला रही हैं, हम बाद में खेलेंगे। दशाब की आखिरी गोटी भी घर जाते देखकर नैन ने बहाना बनाकर उठना चाहा। दशाब ने फौरन से इसका हाथ थाम लिया। हारते हुए सभी को किसी न किसी की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। नैन, फैसल साहिबा, और वैसे भी मैं वहीं से आया हूँ। बीजान और दादा किसी दोस्त की अयादत के लिए गए हैं। नैन को शर्मिंदा करने की अपनी सी कोशिश करता हुआ बोला। कान खोल के सुना करो बंदर, मैंने कहा था कि मुझे लगा है ऐसा। बातों में हार मानना इसने भी कहाँ सीखा था। कान, आँख, दिमाग सब खोल कर ही बैठा था इंग्लैंड के तोहफे, तभी तो जीता हूँ। वैसे भी शाम को तैयार रहना सबको आइसक्रीम खिलाने के लिए। अगर कहो तो मैं सबको बताऊँ कि शाही खर्चा आज कौन करेगा। आइसक्रीम किसकी तरफ से। आंख मारते हुए नैन को सख्त छिछोरा सा लगा। और हाँ, याद दिलाता जाऊँ, मैं लूडो खेलता नहीं हूँ, अगर खेलूँ फिर हारता नहीं हूँ। एक बार फिर वो फ़ख्र से अपना डायलॉग दोहराता नैन को तपा गया था। और हाँ, जो पिछली बार दादी से मार पड़वा के वीडियो बनाई थी तुमने और इस शर्त पे डिलीट की थी कि मैं सबको आइसक्रीम खिलाऊँ, ये सब उसी का बदला है। दशाब आँख मारता वहाँ से फ़रार हो चुका था और पूरी पलटोन को आइसक्रीम के लिए इकट्ठा करने लगा था। कितने पर निकल आए हैं इसके, तौबा, दादी को बताना ही पड़ेगा अब। चारों नाचार नैन को सबको आइसक्रीम खिलानी ही पड़ी थी, लेकिन दशाब की शामत तो यकीनी थी अब। नैन, नैन कहाँ हो भाई। हाजिक जो तेज़ी से नैन को बुलाने के लिए आ रहा था, सामने बीजान को बैठे देखकर फ़ौरन से मुंह पे हाथ रखा। ओह बीजान आप, मैं तो नैन को ढूंढ रहा था। नानी को सामने खड़ा देखकर हाजिक ने मासूमियत से कहा। क्यों बेटे जी, क्या काम आन पड़ा तुम शरारत की पोटलियों को उससे। बीजान की नज़र दरवाजे के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश करती नमल और हानी पे पड़ी तो उनको घूरते हुए पूछा। नानी, इसने खुद ही फ़ोन करके बुलाया हमें, हम तो नहीं आ रहे थे। आप चाहें तो अभी अम्मी को फ़ोन करके पूछ लें। हानी ने मासूम शक्ल बनाते हुए झूठ से काम लिया। अब बता भी दें, नैन कहाँ है। हाजिक ने बेसब्री से एक मरतबा फिर पूछा। इसके शैतानी दिमाग में जो शरारत इस वक्त गर्दिश कर रही थी, इसकी वजह से इसका सब्र करना मुश्किल हो रहा था। सोई हुई है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हर शैतानी काम में घसीट लिया करो तुम लोग मेरी मासूम पोती को। दादी ने अपनी छड़ी पकड़ते हुए इनको घूरा और दरवाजे की तरफ इशारा करके उन्हें जाने के लिए कहा। अल्लाह बख्शे आपको, क्यों इस उम्र में आकर झूठ बोल रही हैं। आपने ही कहा था झूठ मासूम बोलने से कब्र में एक बिच्छू पैदा हो जाता है। हाजिक ने बीजान को तंग करते हुए उनका ध्यान हटाने की कोशिश की। मजाक करता है मुझसे, तेरी माँ को तो आज मैं शिकायत लगाकर ही रहूँगी। दादी हमेशा की तरह गुस्से से लाल होते हुए बोली, साथ ही अपनी मौला बख्श छड़ी इसे रसीद की सीधी निशाने पे लगी थी। उफ बीजान, कितनी जालिम है आप, इतनी ज़ोर से लगी है। आप क्या बचपन में बंटे खेलती रही हैं जो आपका निशाना इस कदर पक्का है। हाजिक को मार खा के भी सुकून नहीं आया था, तब ये बेवकूफ़ाना सवाल पूछ बैठा था। इधर मेरे पास आ, फिर मैं बताती हूँ। बीजान ने डर के मारे पीछे की तरफ जाते हुए हाजिक को देख कर कहा। क्या शोर डाल रखा है सबने, एक तो बंदा इस घर में सुकून से सो भी नहीं सकता। इससे पहले कि बीजान की तरफ से कोई और वार होता, नैन साहिबा तशरीफ़ ला चुकी थी। तुमने खुद बुलाया था ना हमें, इसलिए तो हम आई हैं, मगर नहीं। बीजान को तो हर काम में टांग अड़ाने की आदत है। हाजिक एक अदर डंडा तो खा चुका था, झुंझला के बोला। दादी वो जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ तो बोर हो रही थी, मैंने ही बुलाया इनको, मेरा पेंटिंग करने को दिल चाह रहा था। नैन ने मासूम नहीं बल्कि मजलूम बनते हुए कहा। मैं सदके जाऊँ मेरा बच्चा। दादी ने नैन को साथ लगा के मोहब्बत से इसका माथा चूमा। तो ये मुझे पहले नहीं बता सकता था, कब से मेरा बीपी हाई कर रहा है। दादी ने इससे लाड करने के बाद हाजिक की तरफ देखते हुए कहा। आप कुछ कहने का मौका देती तो कुछ बताता ना, वैसे भी मैं कुछ भी कहूँ यकीन तो आपने करना नहीं होता। अब आपकी मासूम पोती ने कुछ कहा है तो इस पर झट से ईमान लेकर आई हैं, जिसने सरासर झूठ कहा है। हाजिक ने आखिरी जुमला बुड़बुड़ाते हुए कहा। ओके दादी। नैन दादी के गाल चूमती बाकियों को लेकर वहाँ से भाग चुकी थी। हानी, तुमने ठीक से देखा था ना कि चची सुरैया अपने कमरे में सो रही हैं। नैन ने चलते हुए हानी से पूछा, कहीं उनकी वजह से प्लान ख़राब ना हो जाए। उफ नैन, कितनी बार कहा है, देख कर आई हूँ। हानी ने गुस्से से जवाब देकर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। एक बार फिर सहन में नज़र दौड़ाई, कहीं मुमानी ना देख लें।
لو بھلا میں نے تو ابھی صرف ایک بار پوچھا ہے اور یہ پتہ نہیں کسے کتنی بار بتا چکی ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھ کر نین نے خفگی سے ساتھ چلتے حاضق کو دیکھ کر کہا، او میری ماں، معاف کر دو۔ ایک تو شرارت تم کرتی ہو، شامت ہم لوگوں کی آ جاتی ہے، اور تم معصوم ایسے بن جاتی ہو تمہیں کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے تم دونوں خاموش ہو جاؤ، کہیں کوئی دیکھ نہ لے ہمیں۔ حاذق نے غصے سے دونوں کو ایک نظر گھورا اور دانت پیستے ہوئے آہستگی سے کہا۔ اور وہ تینوں دبے پاؤں دشاب کے کمرے کی جانب بڑھے، جہاں وہ دنیا جہان سے غافل مزے سے گہری نیند سو رہا تھا۔ نین سے اس کا ہی چین ہضم نہیں ہوا، جلدی سے پینٹ نکال کر مہارت سے دشاب کے چہرے پر نقشہ بنانے لگی۔ یہ بات تو سبھی کو معلوم تھی دشاب نیند کا کس قدر پکا ہے، تبھی وہ آرام سے کھڑے نین کی کارروائی دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ نین کے لائے کیمرے میں یہ منظر بھی ریکارڈ کر رہے تھے۔ آخر 15 منٹ کے بعد اس نے دشاب کو فائنل لک دے کر خود کو داد دی، اور جس طرح تینوں چپکے سے آئے تھے ویسی خاموشی سے واپس جا چکے تھے۔ آج تو ساتھ والی گلی میں بچوں کے ساتھ میچ ہے نا؟ چچی کے پورشن سے خیریت سے نکلتے نین نے حاذق سے پوچھا۔ او ہاں، شکر ہے یاد دلوا دیا تم نے، چلو باہر گراؤنڈ میں چلتے ہیں، سبھی بچے آ گئے ہوں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی جانے کی، نین فوراً اسے روکتی ہوئی بولی۔ تینوں بھی آگے کا منصوبہ بناتے اس سے پہلے لان میں سے چچی ثریا کی آواز سنائی دی، شیر بانوں سے باتیں کر رہی تھی۔ تینوں نے ایک دوسرے کو زمائنی نظروں سے دیکھا اور تیزی سے لان کی طرف بھاگے۔ چچی دشاب کہاں ہے؟ ہم نے کھیلنے جانا تھا، نظر ہی نہیں آ رہا۔ نین نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو سو رہا ہے، تم لوگ جاؤ اسے جگا دو، کہہ رہا تھا 5 بجے ان کا میچ ہے، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ ثریا بیگم نے تفصیل سے جواب دیا، جسے سنتے بچے باہر کی جانب بھاگے تھے۔ دشاب اٹھ جاؤ جلدی سے، میچ شروع ہونے والا ہے، اٹھ بھی جاؤ بھائی، لیٹ ہو رہا ہے۔ وہاں سب یہی سمجھیں گے تم ہارنے کے ڈر سے نہیں آئے۔ حاذق نے نین کا سکھایا ایموشنل ڈائلاگ دہرایا، جسے سنتے ہی دشاب تیزی سے اٹھا۔ او شٹ، اتنا ٹائم ہو گیا، تم لوگ جاؤ ٹاس کرو، تب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ جھٹ سے اپنے اوپر سے کمبل ہٹاتا اٹھا اور واش روم کا رخ کرنے لگا، جلد از جلد فریش ہو کر میچ کھیلنے کے لیے نکل سکے۔ ارے دشاب ایسے ہی ٹھیک ہے، ہم پہلے ہی تمہاری وجہ سے کافی لیٹ ہو چکے ہیں، اب مزید نہیں ہو سکتے ورنہ انسلٹ ہو جائے گی ہماری، جلدی چلو۔ کہیں وہ سچ میں واش روم میں نہ چلا جائے اور ان کا پلان خراب نہ ہو جائے، یہ سوچتی نین نے جلدی سے اسے بازوؤں سے پکڑ کر باہر کی جانب کھینچا۔ دشاب کو اسے حلیے میں ان کے ساتھ جانا پڑا۔ یہ سب ہمیں دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہیں؟ دشاب جب ان چاروں کے ساتھ گلی سے گزر رہا تھا تو سب کو اپنی طرف ہنستا دیکھ کر اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ تبھی اس نے کنفیوز ہو کر پوچھا، ارے ظاہر ہے اب تم بیسٹ کھلاڑی ہو اپنے محلے کے، اور آج کے میچ کی دھوم اتنی ہے کہ ہر آنے جانے والا مسکرا کر دعائیں دے رہا ہے تمہیں۔ او نو، مجھے تو دادی کے ساتھ آج مارکیٹ جانا تھا، میرا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ تم لوگ جاری کرو گیم، میں جا رہی ہوں۔ نین بہانہ بناتی وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ یار دشاب، مغرب ہونے والی ہے، ماما نے کہا تھا کہ ٹائم سے گھر آ جانا۔ چلو ہاں نی نمل گھر چلیں ورنہ ماما ڈانٹیں گی۔ حاذق نے سیریس ہوتے ہوئے دونوں بہنوں کا ہاتھ تھاما اور دشاب کو سوری بولتا گھر کی جانب تیزی سے جانے لگا۔ پھپھو نے آج سے پہلے تو کبھی نہیں ڈانٹا، اور نین اس ٹائم کہاں جائے گی شاپنگ پہ، یہ تو دادی کی نماز اذکار کا ٹائم ہے۔ ابھی وہ ان کو جاتا دیکھ کر اپنی سوچوں میں مگن تھا جب اس کی ٹیم کے کپتان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ابے دشاب، آج میچ تھا، کوئی فنی کمپٹیشن نہیں جو تم جوکر بن کر آئے ہو۔ باقی لڑکوں نے بھی کہے لگاتے ہوئے دشاب کا مذاق اڑایا۔ کیا مطلب؟ کون جوکر؟ میں تو کھیلنے ہی آیا ہوں۔ دشاب کو ان کے لہجے سے عجیب الجھن سی ہوئی تھی۔ ابے میرے بھولے یار، مجھے لگتا ہے تیرے دشمن پھر سے تجھے چونا لگا کے جا چکے ہیں۔ اس نے کہتے ساتھ ہی موبائل نکال کر کیمرہ آن کر کے دشاب کے سامنے کیا۔ اپنی شکل دیکھ کے دشاب نے تقریباً چیخ ماری تھی، اتنی خوفناک شکل! وہ تو سو کے اٹھا تھا تو فوراً کھیلنے آ گیا تھا، پھر یہ کیسے ہوا اس کے ساتھ؟ اپنی نظروں سے کچھ دور دشاب نے ہنستے ہوئے ان لڑکوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اسے اپنے کزنوں کی ساری کارستانی سمجھ آ چکی تھی۔ پھر دشاب صاحب غصے سے آگ بگولا ہوتے گھر کی طرف دوڑ لگا چکے تھے۔ کس کی حرکت تھی یہ؟ سچ سچ بتا دو مجھے، نہیں تو میں یہی شکل لے کے دادی کے پاس جا رہا ہوں۔ دشاب نے چاروں کو پیچھے لان میں بیٹھ کر ہنستے ہوئے دیکھا تو سیدھا وہیں آن پہنچا، کمر پہ ہاتھ رکھ کر غصے سے پوچھنے لگا، یار اتنے تو پیارے لگ رہے ہو، یہ دیکھو ہم نے تمہاری پکس بھی بنائی ہیں۔ نین اس کے غصے کو اگنور کرتے اسے موبائل کی گیلری میں موجود اس کی تصویریں دکھانے لگی۔ شٹ اپ، ابھی اسی وقت ڈیلیٹ کرو انہیں، اس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اوکے اوکے، کر دیتے ہیں، ایک شرط ہے۔
नैन अपनी आंखें पटपटा कर मज़े से बोली, जैसे इसके गुस्से से कोई फ़र्क ना पड़ता हो इसे। बोलो, क्या शर्त है? दशाब ने गुस्सा जब्त करते हुए दांतों को भींचते हुए कहा, तुम बीजान को हमारी शिकायत नहीं लगाओगे। अगर लगाओगे तो याद रखना बहुत बुरा होगा। ये तस्वीरें सभी दोस्त देखेंगे और फिर। इससे पहले कि नैन जुमला पूरा करती, दशाब अपना फ़ैसला सुना चुका था। मंजूर है, मैं मुंह धो के आ रहा हूँ, फिर खुद अपने हाथों से डिलीट करूँगा। दशाब के जाते ही बाकी पलटोन का फलक शगाफ कह कहा बुलंद हुआ था। साथ सब ने बावाज़े बुलंद किया था, बेचारा हाजिक और हानि, तुम लोगों को पता है रात को मीर चाचू स्वीट हार्ट दादी से कहीं जाने की इजाज़त मांग रहे थे। नैन ने अपने दोनों क्राइम पार्टनर्स को खुफिया अंदाज में कल की रिपोर्ट दी। ऐसे कैसे मीर मामू जा सकते हैं? तुम्हें तो मालूम है जाजिब भाई भी हमेशा उनके साथ जाते हैं। उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। हानि ने परेशानी से सोचते हुए नैन की तरफ घूम कर कहा। हाजिक ने भी चलते हुए अपनी बहन को ताइदी नज़रों से देखते हुए कहा, हाँ भाई ने तो कोई बात नहीं की, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। वो तीनों बातें करते अपनी मतलूबा जगह के पास पहुंच चुके थे। देखो, खबर पक्की है और मुझे लगता है इस बार वो लोग अकेले नारान कागान का प्लान कर रहे हैं। हमने ऐसा होने नहीं देना। जाएंगे तो हम सब बच्चे भी साथ जाएंगे। बोलो हाँ कि ना? नैन इन दोनों को पूरी गेम समझाते हुए हाथ आगे बढ़ाया कि उनके साथ की ताई चाहिए। ठीक है बॉस। दोनों चमचों ने खुशी से चहकते हुए नैन के हाथ पे जोश से हाथ रखा। गुड। एक और अच्छी बात, तुम सबको मोहतात रहना पड़ेगा। जो कल कुछ हम सब ने मिलकर दशाब के साथ किया है ना, ज़रूर बदला लेगा। घबराना नहीं है, मैं सब संभाल लूँगी। वो खूब समझदारी का मुजाहिरा करते हुए उन्हें समझा रही थी। दशाब जो कुछ फीट के फासले पर इन लोगों की टोह लगा के खड़ा था, ये सारा मंजर देख रहा था। यही सुनहरी मौका इन लोगों से बदला लेने का। इन लोगों को बातों में मसरूफ़ देख के दशाब भाग के गया और अपनी गुलेल उठा लाया। गौर से चंद फीट के फासले पर देखने के बाद गुलेल से निशाना शहद के छत्ते को बनाया और जल्दी आगे का तमाशा देखने लगा और ज़ोर से चिल्लाया, इंग्लैंड के तोहफे को सैयद दशाब और रहमान की जानिब से छोटा सा तोहफ़ा। नैन और बाकी दोनों को अभी समझ नहीं आया था कि उनके साथ क्या होने वाला है। इससे पहले दशाब को कोई जवाब देते मक्खियों की भिन भिनाहट की आवाज़ ने इन्हें छछूंदर की पूरी बात समझा दी थी। मक्खियों को अपनी तरफ आता देख के नैन चिल्लाई, भागो! हाजिक, हानि, स्विमिंग पूल की जानिब भागो जल्दी। इन लोगों के पूल में छलांग लगाने से तीनों के अजीब डांस ने दशाब को बेतहाशा हंसने पर मजबूर कर दिया था। अब वो तीनों पानी में डुबकियां लगा रहे थे। दशाब, अपनी खैर मनाओ, क्योंकि बहुत बुरा होने लगा है अब तुम्हारे साथ। नैन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। पूल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। दादी, ये देखें। अब वो तीनों अपने भीगे हुए कपड़े मिस्कीन शक्लें लेके दादी के पास खड़े थे। दादी, वो जो दरख्त है ना जिस पे शहद की मक्खियों का छत्ता लगा था, हम आराम से दरख्त के नीचे बैठे थे। हमने कुछ भी नहीं किया था और दशाब ने शहद के छत्ते पे गुलेल से निशाना लेके इन मक्खियों को छेड़ दिया। दादी, अगर वो काट लेती हमें तो फिर। नैन साहिबा अब शिकायत लगाने के साथ साथ रोने का शुगल भी फरमाने लगी थी। कहाँ है ये निशानेबाज की औलाद? चुप कर जा नैन बच्चे, मैं भी क्लास लेती हूँ इसकी। दादी इसे सीने से लगाते हुए लहजे में नैन के लिए फ़िक्र और दशाब के लिए गुस्सा समोए हुए थी। दशाब, इधर आ! दादी ने रोबदार लहजे में दशाब को पुकारा, जो सोफ़े के पीछे छुप के इन लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। जी दादी, मैंने कुछ नहीं किया, तीनों झूठ बोलते हैं। उसने साफ मुकरना चाहा। इन दो का तो नहीं पता, ये मेरी मासूम बच्ची, ये झूठ नहीं बोल सकती। दादी ने नैन को साथ लगाते अपनी छड़ी उठाई। दादी, इस मौला बख्श को नीचे रखें। आपको नहीं पता कितनी चालाक और मक्कार है, सिर्फ इसकी शक्ल ही मासूम है, जिसे देखकर आप हमेशा धोखा खा जाती हैं। दादी को छड़ी उठाता देखकर घबराता हुआ बोला और दौड़ लगाती। अब हाल ये था कि वो आगे आगे और दादी इसके पीछे पीछे भागने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ये मंजर देख के नैन, हानि, हाजिक का हंस हंस कर बुरा हाल था। इस बार भी वह मंजर कैमरे में कैद करना हरगिज़ नहीं भूले थे। बीजान, घर में बहुत सन्नाटा छाया हुआ है, सब खैरियत तो है ना? अपनी गुड़िया कहाँ है? काफ़ी देर हो गई, नज़र भी नहीं आ रही। शामिर ने बीजान के पास बैठते हुए खामोशी को महसूस किया, क्योंकि पिछले 3 माह में जब से नैन छुट्टियों में पाकिस्तान आई थी, घर के किसी फ़र्द को सुकून नसीब नहीं हुआ था। घर का कोई कोना ऐसा नहीं था जो इसके शोर शराबे से महफूज हो। तो आज इतनी खामोशी देखकर ताज्जुब तो बनता था।
شاہ میر نین کی شرارتیں یاد کرتے باقاعدہ مسکرا رہے تھے، کیونکہ بی جان کے سامنے وہ ان کی پوتی کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے اس کی شرارتوں کو سوچ کر خود ہی مسکرا دیے۔ سلامت رہے ہماری گڑیا، شرارتیں کرتی ہی پیاری لگتی ہے، ان کے دل سے دعا نکلی تھی۔ پتہ نہیں بیٹا، شاید پھپھو کی طرف گئی ہے، صبح شاہبانو کا فون آیا تھا کہ بچے مس کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں گئی ہو۔ بی جان نے مصروف سے انداز میں جواب دیا، کون سی پھپھو بھائی، ہمارے گھر تو ابھی تک امن و سکون ہے۔ السلام علیکم میر چاچو اور بی جان۔ جاذب جو ابھی اندر داخل ہوا تھا، بی جان کی آواز سنی، فوراً ان کے لگائے گئے اندازے کی تردید کرتے ہوئے دونوں کو سلام کرنے لگا۔ کیا مطلب؟ نین وہاں نہیں ہے؟ پھر کہاں ہے؟ بی جان جو بہت مطمئن سی بیٹھی تھی، سلام کا جواب دیے بغیر ایک دم پریشانی سے پوچھنے لگی، میں بھی گھر سے تو آ رہا ہوں بی جان، وہ تو ہمارے گھر نہیں ہے۔ جاذب نے نانی کو اپنی پوتی نین کے لیے پریشان ہوتے دیکھا تو تفصیل سے جواب دیا، سنبھل کے بی جان، آرام سے یہاں بیٹھیں، ہم دیکھ کر آتے ہیں، کہاں جانا ہے اس نے بھلا، گھر میں ہی ہوگی، آپ پریشان نہ ہوں ورنہ بی پی ہائی ہو جائے گا آپ کا۔ شاہ میر نے بی جان کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو انہیں کندھوں سے تھام کے کرسی پہ بٹھایا تھا، خود نین کو آوازیں دیتے سیڑھیوں کی جانب بڑھے۔ جاذب بھی تقریباً ماموں کے پیچھے بھاگا تھا، جبکہ لاؤنج میں داخل ہوتے دشاب کے لیے یہ منظر حیرانگی کا باعث تھا، کیونکہ شاہ میر بہت دھیمے مزاج کے مالک تھے۔ وہ اور جاذب نین کے پورشن کی طرف بھاگتے نظر آئے تو اسے واقعی حیران ہونا پڑا تھا۔ دادی آپ کو کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ دشاب کی نظر بی جان پر پڑی تو بھاگ کے ان کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ بیٹا نین کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، پتہ نہیں کہاں ہے میری بچی۔ بی جان نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا، دادی وہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہی ہے اور آپ یہاں رو رو کے خود کو ہلکان کر رہی ہیں۔ میں بھی کھیلنے کے لیے اسے بلانے گیا تھا، وہ سوئی ہوئی تھی۔ ابھی تک سو رہی ہے؟ وہ تو دن میں سوتی ہی نہیں اور شام ہونے کو آ گئی۔ دشاب کی بات سنتی بی جان کو مزید پریشانی لاحق ہوئی اور وہ سیدھا نین کے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی۔ یہ بی جان اتنی پریشانی میں اوپر کیوں گئی ہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ دشاب کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو خود سے سوال کرتا دادی کے پیچھے چل دیا۔ جاذب جاؤ مما کو بلا کر لاؤ جلدی، انہیں کہنا فرسٹ ایڈ باکس بھی لیتی آئیں۔ شاہ میر نے نین کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو بخار سے تپ رہا تھا، ماموں وہ تو ہاسپٹل ہے، ان کی ڈیوٹی تھی آج۔ جاذب نے پریشانی سے جواب دیا، شاہ میر کیا ہوا نین کو؟ بی جان پوتی کو بے ہوش دیکھ کر جھٹ سے آگے بڑھی۔ ان کے چہرے پر اپنی پوتی کے لیے صاف پیار اور فکر دکھائی دے رہا تھا۔ پتہ نہیں بی جان، بہت تیز بخار لگ رہا ہے، رکے میں باجی کو خود فون کرتا ہوں۔ شاہ میر نے جواب دیتے ہوئے عجلت میں شاہ بانو بیگم کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم باجی، آپ گھر آ سکتی ہیں کیا؟ نین کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ دوسری جانب سے کال ریسیو ہوتی شاہ میر نے سلام کرنے کے بعد پریشانی سے سوال کیا تھا، شاہ میر میرا آنا تو مشکل ہے، کیا ہوا میری بچی کو؟ میں کسی اور ڈاکٹر کو بھیجوا دیتی ہوں۔ وہ بھی نین کی طبیعت کی خرابی کا سن کر پریشان ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، تیز بخار ہے، بے ہوش ہو گئی ہے، اب ڈاکٹر کو بھیجیں، میں فون رکھتا ہوں۔ شاہ میر نے فون بند کرتے دشاب کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے کو کہا۔ ڈاکٹر کے آنے تک بخار زیادہ نہ سے کافی حد تک کم ہو چکا تھا، بے ہوشی ابھی بھی طاری تھی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، کچھ میڈیسن لکھ کے دیں تو شاہ میر ان کا شکریہ ادا کرتے انہیں باہر دروازے تک چھوڑ کے آئے۔ کیا کہا تھا ڈاکٹر نے؟ بی جان نے میر شاہ سے پوچھا تو جواب شاہ میر کے بجائے دشاب کی طرف سے آیا تھا۔ ڈاکٹر بھی وہی کہہ کے گیا ہے کہ ہم ہر مرتبہ آپ کے سامنے کہنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں موجود مولا بخش کو دیکھ کر کہہ نہیں پاتے۔ دشاب صاحب بھرپور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولے تھے، جس پر دادی نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ ہماری نین میں چین کی شدید کمی ہے۔ وہ بھی سنجیدگی سے انہیں دیکھتا ہوا بولا، جو اس کی بات کو ضرورت سے زیادہ توجہ سے سن رہی تھی۔ پہلے تو انہیں دشاب کی بات سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگا، جب سمجھ آئی تو دشاب آگے آگے تھا اور دادی اور مولا بخش ہاتھ میں لی اس کے پیچھے پیچھے تھیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کو تھیں، 3 دن کے بعد نین کی واپسی کی فلائٹ تھی، لیکن اس کا بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دادی نین کا سر گود میں لیے پریشان بیٹھی تھی۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے دشاب، تو نے کیوں اسے سوئمنگ پول میں دھکا دیا تھا؟ دادی کو جب کچھ نہ سوچا تو پاس بیٹھے دشاب کو ڈانٹنے لگی۔ استغفار پڑھیں دادی، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے اپنی مرضی سے چھلانگ لگائی تھی، ویسے بھی نمل ہانی بھی تو ساتھ تھے، انہیں تو کچھ نہیں ہوا، آپ کی پوتی زیادہ ہی نازک ہے۔ دشاب نے دادی کو تنک کے جواب دیتے ہوئے نین کی طرف دیکھا، بالکل خاموش معصوم چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ دشاب نے پہلی بار نین کو اس انداز میں دیکھا تھا اور مبہوت رہ گیا،
हुस्न का पैकर, मासूमियत की इंतहा। अगर दादी का मौला बख्श उसके बाजू पर ना लगता तो वो खामोशी से नैन को तकता चला जाता। इसने आज से पहले शायद कभी नैन को इस अंदाज से नहीं देखा था। ओफ दादी, कितने जालिम हैं आप। और जो मैंने इसकी इतनी खिदमत की है, पास बैठ के रात भर पट्टियाँ करता रहा हूँ मैं, कोई नेकी भी याद रख लिया करें। दशाब एक अदर डंडा खा कर पिछली कैफियत को फरामोश कर बैठा था। पता नहीं कब बड़े हो गए तुम लोग, हर वक्त लड़ना झगड़ना। बीजान परेशानी से कहते नैन के लिए सूप बनाने चली गई। नैन की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। आज इसकी फ़्लाइट थी तो शाहबानो बेगम अपने बच्चों समेत बीजान के घर पर आ गई थी। दावत का सिलसिला चल रहा था। दादी और सब बच्चे बहुत उदास थे। ये उदासी फितरी थी जो हर साल इस घर के मकीनों पर छा जाती थी, लेकिन अगले साल फिर नैन की वापसी यकीनी होती तो सब इसे खुशी खुशी अलविदा करते थे। अरमान, अजलान, तुम दोनों यहाँ मेरे कमरे मेरे मोबाइल के साथ क्या कर रहे हो? नैन जो अभी अभी शॉपिंग करके लौटी थी, इन दोनों को अपना मोबाइल इस्तेमाल करते देखकर घूरी से नवाजते हुए इनसे पूछने लगी। वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे की कार्बन कापी थे। आप ही मीर चाचू का फ़ोन है, ये लें, आप भी बात कर लें। वो दोनों इसकी घूरी को नज़रअंदाज करते नैन को मोबाइल थमाकर कमरे से बाहर भागे थे। अस्सलाम वालेकुम चाचू। नैन ने मोबाइल कान से लगाया तो दूसरी जानिब से चाचू की आवाज़ गूंजी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी जान? शाहमीर ने मोहब्बत से भतीजी का हाल पूछा। मैं ठीक हूँ चाचू। और ये क्या, आप हम बच्चों को जान जान कहते रहते हैं, अपनी होने वाली जान की भी फ़िक्र करें। कब करवाएंगी शादी? मैंने सारी शॉपिंग मुकम्मल कर ली है। इस दफ़ा पाकिस्तान आऊँगी तो आपकी शादी करवा के ही वापस जाऊँगी। नैन साहिबा मामूल के मुताबिक नॉन स्टॉप चाचू को तंग करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। तकरीबन इसके हम उम्र थे, मुश्किल से 8 या 9 साल बड़े थे। तौबा भाई, कितना बोलती हो लड़की, बल्कि कितना फजूल बोलती हो। शाहमीर का नैन की बात सुनकर कहकहा बुलंद हुआ था। चाचू, अब की बार किसी ने नहीं सुननी आपकी। इस बार तो आपकी शादी हो के ही रही थी। नैन ने उन्हें ख़बरदार किया था। चलो देखते हैं, पहले पाकिस्तान तो आ जाओ। वो इससे जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोले थे, जबकि चेहरे पे अब भी मुस्कुराहट फैली हुई थी। ओके चाचू, मॉम बुला रही हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं फिर आपसे। मुस्कुरा कर अल्लाह हाफिज़ कहती राब्ता मुनक़ता कर चुकी थी। हर साल की तरह इस बार भी पूरी पलटन इसे एयरपोर्ट से रिसीव करने गई थी। बस फ़र्क इतना था कि इस बार नैन अकेली नहीं, पूरी फैमिली के साथ आई थी। गाड़ी में सब कज़न्स के हंसने की आवाज़ें गूंज रही थीं। हर साल की तरह इस साल भी खुशियाँ कह कहे इस हवेली का मुकद्दर बनने वाले थे। हर तरफ ज़ोर व शोर से तैयारियां चल रही थीं। मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम के खाने पक रहे थे, बकौल दादी के। पता नहीं इंग्लैंड में सब देसी खाने मेरे बच्चों को खाने नसीब भी होते होंगे कि नहीं। सब बच्चों की पसंद के पकवान पक रहे थे। फरमाइशी प्रोग्राम का सिलसिला जारी था। मुलाजमीन की शामत आई हुई थी और 3 महीने तक ये सिलसिला ऐसे ही चलने वाला था। सलाम बीजान। नैन ने किचन में आते लाड से फिरदौस बेगम के गले में बाजू हाइल करते हुए सलाम किया, जो सबके लिए लंच का बंदोबस्त करवा रही थी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। हो गई नींद पूरी मेरी बेटी की? याद आ गई दादी की? बीजान ने इसका माथा चूमते हुए प्यार से गिला किया, क्योंकि जब से वो पाकिस्तान आई थी पूरा दिन सोने के बाद अब उठी थी। सॉरी बीजान, आपको मालूम है ना, यहाँ आने की एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि तैयारियाँ करते करते फ़्लाइट का दिन आन पहुँचा। और दूसरा, यहाँ आके तो मुझे वैसी बहुत गहरी नींद आती है, ऊपर से इतना लंबा सफ़र। मैं मासूम बहुत थक गई थी तो आज मज़े से अपनी नींद पूरी कर ली। मासूम सी शक्ल बनाए नैन ने अपने देर से उठने की वजाहत नहीं बल्कि वजाहतें पेश की। कोई बात नहीं बच्चे, अच्छा किया सो गई। चलो बाहर चलकर बैठो, हाज़े खाने नमल कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह सवेरे के आए हुए हैं मिलने के लिए। पता नहीं नींद कैसे आई होगी इन शैतानों को। दादी ने इसे बाहर भेजते हुए बताया, क्योंकि जब से वो आए थे शरारतें कर कर के पूरा घर सर पे उठाया हुआ था। दादी, बहुत भूख लगी है, अब खाना लगवाएं, मैं सबसे मिल के आती हूँ। नैन ने पेट पर हाथ रख कर मस्कीन शक्ल बनाते हुए कहा। देखें दादी, चूहे भी दौड़ लगा रहे हैं पेट में। वैसे बना क्या रही हैं? नैन ने एक्टिंग के दौरान हांडी में तांग झांक करने की कोशिश की। वक्त से उठना था ना बेटा, नाश्ता भी नहीं किया, भूख तो लगेगी ही। दादी ने इस नाजुक सी जान को फ़िक्रमंदी से देखते हुए कहा। अरे दादी, मजाक कर रही हूँ, इतनी भी भूख नहीं लगी। ये तो बता दें, बना क्या रही हैं? नैन ने दादी के गाल चूमते हुए उनकी फ़िक्र कम करके मेन्यू पूछा। तुम्हारे और फैसल शाह की पसंद के सारे खाने बनवाए हैं। मुझे अजलान और अरमान की पसंद का पता नहीं था तो
بس کچھ خاص نہیں بنوا سکی ان کے لیے۔ بی جان نے آخر میں ہلکی سی شرمندگی کا اظہار کیا جو نین کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ نین چونکہ ہر سال پاکستان آتی رہتی تھی، جبکہ اس بار گریجویشن مکمل کرنے کی وجہ سے 2 سال کے بعد آ پائی تھی، لیکن 14 سالہ ازلان اور ارمان دوسری بار پاکستان آ رہے تھے۔ پہلی بار 8 سال کی عمر میں یہاں سب سے ملنے آئے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ انہیں ان سب سے انسیت نہیں تھی، بلکہ وہ دونوں ہر جگہ ماں باپ کے ساتھ جانا ہی پسند کرتے تھے اور روزانہ گھنٹوں پاکستان میں سب کے ساتھ بات کرتے تھے۔ مگر اس بار ساری فیملی شاہ میر چاچو کی شادی کے لیے ایک ساتھ آئی تھی۔ ارے بی جان، وہ بھی یہی سب کچھ پسند کرتے ہیں، پاپا کی طرح خوبانی کا میٹھا، کابلی پلاؤ۔ انگلینڈ میں رہ کے بھی یہ سب ہمارا فیوریٹ ہے۔ اچھا مجھے تو کچھ کھانے کو دیں، ہلکا پھلکا سا کھانا میں سب کے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ نین نے ان کی تسلی کے لیے کہتے کھانے کی فرمائش بھی کر ڈالی، جس پر بی جان اسے بٹھا کر اس کے کھانے کا بندوبست کرنے لگی۔ ہم لوگ کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ نین کو ڈھونڈتے ہوئے ہانی کچن تک آ چکی تھی اور اب اس کے گلے لگ کے شکوہ کرنے لگی۔ کمرے میں آ جاتی اٹھانے، یار پہلے کون سا تم نہیں آئی کبھی، نین نے اس سے ملنے کے بعد پیار سے کہا۔ کمرے سے ہی ہو کر آ رہی ہوں میں، تم نہیں تھی تو یہاں آ گئی، ہانی نے تفصیل سے جواب دیا اور باتیں کرتے لاؤنج میں آ گئی۔ لاؤنج میں بیٹھے موبائل کے ساتھ مصروف عمل دشاب کو دیکھ کے نین کے دماغ میں شرارت سوجھی تھی۔ دشاب، نین نے شرارت سے دشاب کو پکارا، جو اس کے بھائیوں کو موبائل میں پتہ نہیں کیا دکھا رہا تھا، شاید کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھے تینوں۔ ہاں کہو، دشاب نے سر اٹھائے بغیر مصروف انداز میں جواب دیا۔ نین کو بالکل پسند نہیں آیا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی پلا دو پلیز۔ نین خود کو تھکا ہوا ظاہر کرتے ہوئے بولی، تم ابھی کچن سے ہی آ رہی ہو نا، اگر اتنی پیاس لگی تھی تو پی کے آتی پانی۔ نین کا یہ آرڈر سن کر دشاب کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ 2 ٹوک جواب دیتا پھر سے چھوٹے کزنس کی جانب متوجہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ پھر نین کی آواز آئی، میں مہمان ہوں، مہمان خود کام کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ نین نے اتراتے ہوئے جواب دیا، او ہیلو، مہمانوں کو یوں منہ پھٹ ہو کر میزبانوں سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دشاب کو تو غصہ ہی آ گیا تھا، جس نے گھر میں خود اٹھ کر کبھی پانی نہ پیا تھا، اسے نین بیگم جا کر اپنے لیے پانی لانے کو کہہ رہی تھی۔ وہ تو اس سوچ کر سکون سے بیٹھا ہوا تھا کہ شاید انگلینڈ کا تحفہ ان 2 سالوں میں بدل چکا ہوگا، مگر وہ اپنی سوچ پر خود ہی لعنت بھیج رہا تھا۔ آخر اس نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ دوسری طرف دونوں بھائی حیرت سے کبھی اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے تو کبھی دشاب کو، جہاں ایک کی آنکھوں میں غصہ تھا، دوسری آنکھوں میں شرارت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ تو سید دشاب الرحمان مجھے یعنی نین فیصل کو چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں؟ نین نے جتاتی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھا۔ جو بھی سمجھنا ہے سمجھ لو۔ دشاب نے لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر کہا، میر چاچو۔ نین نے شاہ میر کو پکارا، ہاں بیٹا کہو، کیا ہوا؟ شاہ میر نے نین کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، رونے والا بنا ہوا تھا، تو بہن بھائیوں کے پاس سے اٹھ کر نین کی طرف آئے تھے۔ مجھے پیاس لگی ہے، دشاب کو کہا پانی لا دو، اس نے آگے سے اتنی انسلٹ کی ہے میری، پانی بھی نہیں پلایا، میری ذرا عزت نہیں۔ نین نے معصوم بنتے ہوئے چاچو کو سچی جھوٹی شکایتیں لگانی شروع کر دی۔ دشاب، کتنی بری بات ہے، بڑے ہو گئے ہو پھر بھی بچوں کی طرح لڑتے ہو، جانتے ہو نا کچھ دنوں کی مہمان ہیں، پھر بھی لڑنے سے باز نہیں آتے۔ میر نے بھی دشاب کو اچھی طرح ڈانٹا، کیونکہ دشاب غصے کا تیز تھا تو قصور بھی ہمیشہ اسی کے کھاتے میں آتا تھا۔ چاچو آپ بھول رہے ہیں، یہ کچھ دنوں کے نہیں کچھ مہینوں کی مہمان ہے۔ اس نے جیسے کچھ اور سنا ہی نہ ہو، مگر شاہ میر کی آخری بات سن کر جھٹ سے بولا، شرم کرو کچھ، فیصل بھائی یا بھابھی نے سن لیا کتنا برا لگے گا انہیں، جاؤ ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ چاچو نے حکم صادر کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، مبادا کسی نے دشاب کی گفتگو تو نہیں سن لی۔ دشاب نے غصے سے اٹھتے ہوئے نین کو دیکھا، جس سے اپنی ہنسی پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاں، انگلینڈ کا تحفہ ہمیشہ میرے لیے عذاب بن کے ہی آتا ہے۔ اب وہ اپنی قسمت کو روتا ہوا کچن میں جانے کو اٹھا تھا۔ دادی، وہ جو رشتے والی آنٹی تصویریں آپ کو دے کے گئی تھیں وہ ہمیں دکھائیں، ہم لوگوں نے مل کے چاچو کی دلہن سلیکٹ کرنی ہے۔ پوری پلٹن میر شاہ کو گھیرے ہوئے دادی کے پاس بیٹھی تھی جب نین نے بی جان سے تصویروں کی فرمائش کی۔ چاچو قسم لے لیں، ان عورتوں کے ہاتھوں کچھ لگ گیا تو کبھی شادی نہیں ہوگی آپ کی، لکھوا لیں آپ۔ دشاب نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بڑے بوڑھوں کی طرح سمجھاتے ہوئے کہا، میر ماموں آپ دشاب بھائی کی باتوں پہ غور نہ کریں، ہم آپ کے لیے انشاءاللہ حور پری ڈھونڈ کے لائیں گے۔ نمل نے گم سم بیٹھے میر شاہ کی طرف دیکھ کر کہا، کنفیوز بیٹھے سوچ رہے تھے آخر کون سا گناہ ہو گیا مجھ سے جو ان بچوں کے درمیان پھنس گیا ہوں۔ کل ہم لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں، کون کون جائے گا ہمارے ساتھ؟
बी जान ने उनको आपस में झगड़ते देखा असल मुद्दे पर आई। ऑफ कोर्स दादी, मैं, नमल और हानी, हम तीनों जाएंगे आपके साथ। नैन ने खुशी से चहकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं दादी, आपके साथ हम तीनों जाएंगे। मैं, जाजिब और हाजिक। इन फसाद की जड़ों को नहीं लेके जाना। ये तो कभी रिश्ता नहीं होने देंगी। अभी तक 10 अदद रिश्ते देख चुकी हैं ये, एक भी लड़की पसंद नहीं आई। सही कहा है किसी दाना ने, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। दशाब ने फ़ौरन नैन की मुखालफत की और साथ चलने की फरमाइश भी कर डाली। देखें दादी, ये बेइज्जती कर रहा है हमारी और आप इसे कुछ नहीं कह रही। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? इस लड़की की नाक देखी थी ना आपने, कितनी मोटी थी, और जो परसों देख के आए थे इसकी हाइट कितनी छोटी थी, और जो वो दूर परे की रिश्तेदार थी आपकी, इसकी एजुकेशन कम थी। हमारे चाचू तो हीरा हैं, तो उनके लिए कोई परफेक्ट लड़की होनी चाहिए। अब इतनी बारीक बीनी से तो ढूंढना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे लड़की फ़ाइनल कर लें? नए ने दादी की हिमायत के लिए उन्हें अंदर घसीटा। तो तुम आते हुए इंग्लैंड से कोई अपनी मनपसंद लड़की पसंद करके ले आती, इतना तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत थी? दशाब ने लड़ाका अंदाज में बाकायदा लड़ते हुए कहा। इसे वैसे ही नैन की पुरानी वाली बात पर गुस्सा था, तो इसका बदला भी साथ ही उतार रहा था। कोई भी साथ नहीं जाएगा, मैं खुद ही शाबानों को साथ लेकर जाऊंगी। दादी ने आपस में दोनों पार्टीज़ को इख्तलाफ में पड़ते देखा, अपना हतमी फ़ैसला सुना दिया, जिसे सुन के मीर शाह ने गहरा सुकून का सांस लिया। वाकई अगर ये पलटून लगी रहती फिर काम नहीं बनना था, क्योंकि इनके झगड़े कभी ख़त्म नहीं होने थे और इत्तफाक के बगैर ये काम मुमकिन भी नहीं था। पी जान ने कुछ दिनों की मुशक्क़त से लड़की तलाश कर ली थी, जो सबको ही बेहद पसंद आई थी। शायद पहली मर्तबा ऐसा हुआ था, सब एक फ़ैसले पर मुत्तफ़िक थे। जाओ मीर, बच्चों को शॉपिंग करवा के लाओ। बी जान ने खुशी से निहाल होते मीर शाह को हुक्म दिया, जिस पर उन्होंने खुशी खुशी साथ चलने की हामी भर ली। शॉपिंग का सिलसिला पिछले 3 घंटे से जारी था। दुल्हन की शॉपिंग के साथ साथ सब लोग अपने लिए भी ख़रीदारी करने में मसरूफ़ थे। नैन साहिबा भी सब में आगे आगे थीं। इससे अब तक एक भी सूट पसंद नहीं आया था। नैन, इतने सारे तो कपड़े दिखाए हैं तुम्हें, एक से बढ़कर एक डिज़ाइन, एक से बढ़कर एक रंग, तुम चाह क्या रही हो? नमल, जो मुसलसल इसे शॉपिंग करने की कोशिश में लगी हुई थी, इसके तमाम कपड़ों में अदम दिलचस्पी देखकर सख्त चिढ़ते हुए इससे पूछने लगी थी, यार नमल, मुझे नहीं पहनने इस तरह के कपड़े, ये लंबी फ़्रॉक, ये चूड़ीदार पजामा, ये घाघरा। वो सामने डिस्प्ले पर लगे हुए कपड़ों की तरफ इशारे कर करके मुंह के जाविये बिगाड़ के बोल रही थी। तो किस तरह के कपड़े पहनने हैं आपने? वो इसकी बातें सुनकर हैरत से आंखें फैलाकर पूछने लगी थी। जीन्स के साथ कोई फैंसी टॉप या कुछ ऐसा जिससे पहन के मॉडर्न लुक आए, सबको पता चले मैं इंग्लैंड से आई हूँ। मैंने कभी वेस्टर्न ड्रेसिंग नहीं की, मुझ पे नहीं सूट करेंगे ये कपड़े, नैन साहबा एक अदा से बोली थी। अरे नमल, तुम बेवकूफ़ हो, इसके पीछे ख़ुद को ख्वार कर रही हो। लेने दो ना इसको अंग्रेज़ों वाले कपड़े। वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए, इंग्लैंड का तोहफ़ा इंग्लैंड वाले कपड़ों में ही थोड़ा बहुत जच सकता है। अगर इसने भी तुम लोगों की तरह मशरक़ी लिबास पहन लिया, तुम लोग बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम लोग क्या गज़ब ढाओगे और ये क्या लगेगी। दशाप, जो कि पीछे से इन दोनों को बुलाने आ रहा था, उनकी बातें सुनकर जानबूझकर नैन को तंग करने के लिए इनके पास जा पहुंचा था। वो जानता था अगर वो इस तरह की बातें करेगा तो शायद नैन ज़बरदस्ती नमल और हानि की तरह ज़रा तमीज़ वाली ड्रेसिंग करेगी। तुम कभी अपनी फजूल बातें बंद कर लिया करो। मुझे हर वक्त तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देना अच्छा नहीं लगता। मर्ज़ी मेरी, मैं जो मर्ज़ी ख़रीदूँ। तुम कौन होते हो मुझ पे बोलने वाले? मैं तो बस ये बता रहा था कि ये कपड़े तुम पे सूट नहीं करेंगे। कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए इसे मज़ीद तपा गया। वही टी पिंक फ्रॉक जो तुम कह रही थी, एक वो पैक करवा लेती हूँ, नैन संजीदगी से नमल की तरफ देखती हुई बोली थी। और दूसरा वो लहंगा पैक करवा लो जो हम पीछे छोड़ के आए हैं, नैन इशारा करती हुई बोली। लेकिन तुम तो कह रही थी तुम्हें ऐसी ड्रेसिंग नहीं पसंद। नमल इसके कौल व फेल में अचानक तजाद देकर हैरत से इसे इसके कुछ देर पहले कही बात याद दिलाने लगी। यानी तुम्हें भी अपने भाई की तरह ये लगता है ये कपड़े मुझ पे सूट नहीं करेंगे? वो इसकी बात का गलत मतलब लेते हुए आंखें सुकेड़ कर संजीदगी से इस्तफसार करने लगी। तौबा करो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ देर पहले मैं ख़ुद तुम्हें ये यकीन दिलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि ये कपड़े तुम पे बहुत सूट करेंगे। नमल खुद पे लगे बेबुनियाद इल्ज़ाम को सुनकर नैन को घूरती हुई जवाब देने लगी थी। नैन साहिबा इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी शॉपिंग पर फोकस करने लगी। सब लोग शॉपिंग के बाद थके हारे घर पहुंचे थे। हर कोई थकावट की वजह से उतरा हुआ चेहरा लिए बैठा था, सिवाय नैन के।
اس کا انرجی لیول کبھی ڈاؤن ہو جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سب کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر اس کے دماغ نے کچھ سوچنا شروع کیا تھا، جس کے بعد اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ پھر وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ چلیں آپ لوگ اتنا تھک چکے ہیں تو آج میرے ہاتھ سے بنی چائے ہو جائے سب کے لیے۔ حشاش بشاش سی نین سب کے سامنے کھڑی اس طرح کی بات کرتی شاید سب کو حیرت سے مارنے کے در پہ تھی، سوائے دادی کے۔ سب تھکے ہوئے ہیں، تم بھی تو تھکی ہو نا، کوئی ضرورت نہیں ہے کچن میں گھسنے کی، بن جائے گی چائے۔ دادی اس کی بات پر حیران ہونے کے بجائے فکر مند لہجے میں بولی تھی، ارے نہیں نا پیاری دادی، آج میرا دل کر رہا ہے سب کو اپنے ہاتھ کی چائے پلاؤں، اس لیے بس 5 منٹ دیں، میں بس ابھی آئی۔ وہ سب کے سامنے دادی کے لہجے میں اپنے لیے فکر دیکھ کر ذرا سی مغرور ہوئی تھی، سب کے سامنے اور زیادہ فرما برداری کا مظاہرہ کرتی کچن میں بھاگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد نین صاحبہ کچن سے چیختی ہوئی لاؤنج میں آئی تھی۔ اللہ ہی خیر کرے، اس انگلینڈ کے تحفے سے کوئی اچھی امید ہی رکھنا فضول ہے، دشاب نے دل میں سوچا۔ نین کی طرف متوجہ ہوا جو ہاتھ جلا کے اب چیخ رہی تھی، کیا ہوا نین بچے؟ دادی اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگی، وہ میں چائے رکھ رہی تھی چولہے پر، پتہ نہیں چلا کیسے میری انگلی جل گئی، بہت جلن ہو رہی ہے۔ وہ اپنی اداکاری کے جوہر دکھاتی ہوئی بولی تھی، منع بھی کیا تھا مت جاؤ، مجال ہے جو سن لو میری، دکھاؤ ذرا مجھے، زیادہ تو نہیں جلی؟ پریشانی سے اسے ڈانٹتے پوچھنے لگے، جلن ہو رہی ہے بہت۔ اب کی بار پھر سے نقلی آنسو نکالنے کی کوشش کرتی سر جھکا کے بولی، حاذق جاؤ میرے کمرے میں بیٹھ کے ساتھ والے دراز میں ٹیوب پڑی ہوگی، وہ اٹھاؤ لاؤ فوراً۔ اس کا ہاتھ دیکھنے کے بعد حاذق کو اشارہ کرتی ہوئی بولی، دادی دشاب سے کہیں نا کہ میں نے ساس پین میں پانی ڈال لیا تھا، پلیز جا کر چائے چڑھا دے ورنہ وہ برتن بھی جل جائے گا۔ اب کی بار معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی ہوئی پیار سے بولی، تم چائے کی فکر نہ کرو، ابھی بنا لائے گا دشاب، چہرہ دیکھو اپنا کیسا اتر گیا، انگلی کے ذرا سے جل جانے پر ہی چہرہ اتر گیا۔ دادی اسے ٹوکتی ہوئی اس کے اندر کی ایکٹر کو مزید جگا رہی تھی۔ سامنے بیٹھا دشاب دادی کی بات سننے کے بعد اور نین کی ڈرامے بازی سمجھ آ جانے کے بعد شدید غصے سے نین کو گھور رہا تھا۔ دادی کی دوبارہ آواز دینے پر دشاب چائے بنانے کے لیے کچن میں جانے کے لیے اٹھا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ غصے میں نین کو گھورنا نہیں بھولا تھا۔ نین شرارت سے دشاب کو آنکھ مارنا نہیں بھولی تھی۔ شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ پوری حویلی کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر سما جگمگ کرتی روشنیوں سے منور تھا، ایک دلچسپ نظارہ پیش کر رہا تھا، ہر طرف خوشیاں رقص کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ دادی سمیت گھر کے سب بڑے خوشی سے نہال تھے اور دوسری طرف بچہ پارٹی نے صحیح معنوں میں رونق بکھیری ہوئی تھی۔ شادی سے 2 دن پہلے گھر میں ڈھولکی رکھ لی گئی تھی۔ پوری رات جا کے ڈانس پریکٹس کرنا نین کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، اوپر سے اسے پنجابی میں ٹپے بھی نہیں آتے تھے۔ وہ پہلی دفعہ پاکستان میں شادی اٹینڈ کر رہی تھی۔ یار ہانی، وہ گھیردار شرارہ لے تو لیا تھا میں نے، اسے پہن کے ڈانس کیسے کروں گی؟ نین نے پریشانی سے ہانی کو بلایا جو اپنے سٹیپس کی پریکٹس کرنے میں مگن تھی۔ یار تم ایک بار اسے پہن کے اچھی طرح گھوم کے دیکھ لو، سب ماڈلز پہنتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، پریکٹس کر لو ابھی۔ ہانی سے مشورے سے نوازتی دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو چکی تھی۔ اوکے میں بھی پہن کے آتی ہوں، پھر پریکٹس کرتے ہیں، تم کہیں جانا مت، میں بس 2 منٹ میں آ رہی ہوں، وہ کہتی باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں نین اپنے کمرے میں جا کر ڈریس چینج کر چکی تھی۔ یلو کلر کی شرٹ اور گھیردار شرارہ زیب تن کیے وہ اجلت میں لاؤنج سے گزر رہی تھی جب اپنے دھیان میں آگے بڑھتے دشاب سے اس کی ٹکر ہوئی۔ اس سے پہلے کہ اپنی باریک پینسل ہیل سے پھسل کے زمین بوس ہوتی، دشاب اسے اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے کر تھام چکا تھا۔ میک اپ سے پاک چہرہ، اس پہ معصومیت کا حسن لیے وہ دشاب کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر چکی تھی۔ سبز آنکھیں جو کپڑوں کے رنگ کی وجہ سے شہد امتیاز پیش کر رہی تھیں، ان میں پھیلا خوف دشاب کو تلسم کی طرح جکڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو اس کیفیت سے باہر نکالتا وہ زور سے چلائی، تم اندھے ہو گئے ہو کیا؟ میری کمر ٹوٹ جائے گی، سیدھا کرو مجھے۔ دشاب نے ایک دم سے ہڑبڑا کر اسے سیدھا کیا، فوراً خود پہ قابو پاتا اسے گھولنے لگا۔ تمہیں آج ہی دلہن بننے کا شوق کیوں ہو رہا ہے؟ شادی میں تو 2 دن باقی ہیں، کبھی آنکھیں کھول کے بھی چل لیا کرو، ہر وقت ہوا کے گھوڑے پہ سوار رہتی ہو، آنکھیں ہیں یا بنٹے؟ اگلی دفعہ جب پاکستان آؤ تو اپنی 2 عدد سبز آنکھوں کا بھی علاج کروا کے آنا۔ وہ اپنی خفت کو مٹانے کے لیے نان سٹاپ اس پہ چڑھائی کرنا شروع ہو گیا تھا، کہیں وہ اس کے دل کا حال نہ جان لے۔ دیکھو دشاب، مجھے بھی جلدی نہ ہوتی نا تو میں ضرور بدلہ لیتی، ابھی ہانی میرا انتظار کر رہی ہے، سو جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔
तुम्हारा और मेरा उधार रहा जिसे मैं सूद समेत वापस लेने की आदी हूँ। अदाए दिल फरेबी से कहती। नैन वहाँ से जा चुकी थी। उफ खुदाया, मुझे क्या ज़रूरत थी इसे बचाने की। गिर जाती तो अच्छा था, मैं सुकून से मंजर इंजॉय करता। एक तो नेकी की, ऊपर से धमका के चली गई। क्या ज़माना आ गया है भाई। अब ये इंग्लैंड का तोहफ़ा पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। दशा बुड़बुड़ाता हुआ अब ख़ुद को कोस रहा था। आज मीर शाह की बारात थी। सब लोग तैयारियों में मसरूफ़ थे। हर कोई इसी को कोशिश में था कि सबसे प्यारा तैयार हो। हानि और नवल भी तैयार होकर पहुंच चुकी थी। बस नैन का इंतज़ार था, वो तैयार हो जाए, फिर सब ने मिलकर हाल के लिए निकलना था। बारात की रवानगी का वक्त आन पहुंचा था। नैन, नमल, हानि और हाजिक को ले जाने की जिम्मेदारी दशाब की थी। इस वक्त दशाब गाड़ी के पास खड़ा बाकी अवाम का मुंतज़िर था। नैन का फ़ोन आया। मुझे गजरे ला दो प्लीज़। दशाब ने फ़ोन कान के साथ लगाया तो नैन की मिन्नत भरी आवाज़ गूंजी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? इस वक्त तुम्हें गजरे याद आ रहे हैं? बारात सारी तैयार खड़ी है। तुम हमेशा की तरह कोई अनोखा शोशा ही छोड़ दो आज भी। कोई गजरे नहीं ला रहा मैं, जल्दी नीचे आओ। दशाब प्लीज़ प्लीज़ देख लो, ला दो। प्रॉमिस, इसके बाद तंग नहीं करूँगी, ला दो ना। नैन ने इतने लाड और मान से कहा था, चाहकर भी वो इनकार नहीं कर सका। ये लो पकड़ो अपने गजरे और जल्दी करो, सब नीचे तुम्हारा वेट। उजलत में बोलते हुए जब दशाब की निगाह इस पर पड़ी, बाकी के अल्फाज अदा करना भूल गया। कॉपर कलर की शॉर्ट फ्रॉक और रेड और कॉपर कलर के इम्तियाज से मिलता जुलता घेरदार लहंगा पहने, दुपट्टे को पीछे बाजुओं पर डाले, खूबसूरती से किए गए नफीस मेकअप में वो क़यामत ढारी थी। वो इसके कामिल हुस्न को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहा था। इसे नैन पहले कभी इतनी प्यारी नहीं लगी थी। आजकल इसे अपनी फीलिंग्स की समझ भी नहीं आ रही थी। दिल इसकी तरफ बेख्तियार खींचता चला जा रहा था। थैंक यू सो मच दशाब, यू आर सो स्वीट। इसके हाथ में गजरे देखकर खुशी से चहकती हुई बोली, लाओ पहना भी देता हूँ मैं। दशाब ने इसके हाथ की तरफ इशारा किया। गजरे लेने के लिए आगे बढ़ता था। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह हाथ सलामत है मेरे, मैं ख़ुद पहन सकती हूँ। नैन ने अपने चेहरे पर पड़ने वाली आवारा लटों को नज़ाकत से समेटा और इसे गजरे लेकर पहनने लगी। वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो नैन, मुझे यकीन था ये ड्रेसिंग सूट करेगी तुम पे, इस कदर हसीन लगोगी। यार ये नहीं पता था मुझे। दशाब इसके हुस्न की खूबसूरती में खोया कहे जा रहा था। वो ये सब कहना नहीं चाहता था, लेकिन दिल के हाथों मजबूर ख़ुद को तारीफ़ करने से रोक नहीं पा रहा था। अब पता लग गया है ना, तो यहाँ से 9-11 हो जाओ, मैं बस 2 मिनट में नीचे आती हूँ। नैन इसके बदले हुए अंदाज को देखते हुए लापरवाही से कहती, दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। मैं यहाँ कब से खड़ा तुम लोग वेट कर रहा हूँ, कहाँ रह गए थे तुम लोग? दशाब, हाजिक और इसके पीछे आती नमल हानि को अपनी गाड़ी के करीब आता देखकर मसनूई गुस्से से बोला, खुदा का खौफ खाएं आप, अभी आपको गाड़ी में बैठता देखकर ही हम फ़ौरन यहाँ आए। नमल इसका लगाया गया इल्ज़ाम गलत साबित करते हुए बोली, यार मैं भी 2-3 चक्कर लगाकर जा चुका हूँ यहाँ से। कहाँ था तू? हाजिक ने इससे गले मिलते हुए पूछा। यार दादी के काम से गया था। नैन वाली बात को वो सफाई से छुपा चुका था। इस बात को छोड़, ये बता इस इंग्लैंड के तोहफे ने हाल तक जाने के लिए टिकट बुक करवाई है? खुदा न खास्ता वहाँ भी तो बाय एयर नहीं पहुँचने का इरादा। आजकल वैसे भी PIA के हालात बहुत ख़राब हैं, पता करो सब खैरियत है ना? दशाब हंसते हुए हाजिक से पूछ रहा था। तुम्हें क्यों आजकल इतनी फ़िक्र हो रही है मेरी भाई? जब मेरी अपनी शादी होगी ना, इंग्लैंड से पाकिस्तान आऊँगी सीधी हाल में। नैन जो अभी वहाँ आई थी, दोनों हाथों से लहंगा थामे गाड़ी में बैठते हुए तुनक कर बोली। दशाब ने आईना इस पर सेट करते इसे देखा, जिसने बालों की एक तरफ से फ्रेंच चुटियाँ बनाकर एक तरफ से उन्हें खुला छोड़कर कंधे पर गिराया हुआ था। हल्का सा मेकअप किए नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि दशाब के दिल ने इसे देखकर एक बीट मिस की थी। खुद को कंपोज करता वो फिर इसे जवाब देने लगा था। तुम्हें किसने कहा हम तुम्हारी शादी यहाँ करेंगे? इंग्लैंड जाना, किसी गोरे से शादी करके हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करना। दशाब इसकी बात सुनकर बड़े बूढ़ों की तरह मशवरा देने लगा। तुमसे किसने मशवरा मांगा? लेकर जाना है तो चलो, वरना मैं मीर चाचू से कहकर अपने जाने का बंदोबस्त करवा लूँगी। वो इसकी बैक मिरर वाली हरकत को नज़रअंदाज करते हुए तपते हुए बोली, जबकि जवाब में दशाब कुछ भी कहे बगैर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। जिसके बाद वो तीनों भी गाड़ी में बैठकर बारात के लिए रवाना हुए। बारात का दिन खैर के साथ गुजर गया था। घर में सब कज़न्स ने मिलकर खूब रौनक लगाई हुई थी। आज शामिर का वलीमा था। चूँकि वलीमा पर मेज़बान लड़के वाले थे, तो इस हिसाब से सबकी मसरूफियात और भी ज़्यादा थीं।
वलीमे के लिए भी शादी हाल बुक करवाया गया था। इस वक्त घर के तमाम अफराद हाल में पहुंच चुके थे। मेहमानों का मेज़बानों से मुसाफिया और गले मिलने का सिलसिला जारी था। नैन साहिबा भी मेहमानों से मिलने में मसरूफ़ थीं। कुछ देर बाद खाने का दौर चला था। सब लोग खाना खाने में मसरूफ़ थे। तभी नैन का मोबाइल बजा, जो कि इसके बैग में था। नैन टिश्यू से हाथ साफ़ करती बैग खोलकर अपना मोबाइल ढूंढ रही थी, तभी दश्याब की आवाज़ गूंजी। तौबा तौबा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, सरेआम चोरी हो रही है यहाँ। दश्याब की आवाज़ पर सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे और भवें उचकाकर दश्याब को देख रहे थे, जैसे पूछना चाह रहे हो कौन चोरी कर रहा है। वो देखो, नैन को अपना बैग खोलकर इसमें खाना भर रही है ये। या अल्लाह, मेरी तौबा। दश्याब ड्रामाई अंदाज में नैन को बैग खोलता देखकर बोला था। नैन हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ इसे देख रही थी। जो मौका महल देखे बगैर शुरू हो चुका था। पहले तो सब इसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। जब समझ आई, सिवाय बेजान के वहाँ सबके कहकहे गूंजे थे, जबकि नैन इन सबको ऐसे हंसता देखकर गुस्से में वहाँ से वॉकआउट कर चुकी थी। यूँ शाहमीर की शादी अपने इख्तिताम को जा पहुँची थी। खुश असलूबी से शादी के तमाम फंक्शंस अपने इख्तिताम को पहुँचे थे। बीजान वक्फे वक्फे से नैन की नज़र उतारती रही थी। पहली दफ़ा मशरक़ी लिबास ज़ेब तन किए वह सबकी तवज्जो का मरकज़ रही थी। बीजान का दिल चाहता था वो कभी भी अपनी पोती को अपनी नज़रों से दूर ना करें। शादी के इख्तिताम पर शाह फैसल और नवीन बेगम भी वापसी का सामान बांध चुके थे। उन्हें इंग्लैंड के लिए रवाना होना था। अरे बीजान, आपकी मोहब्बत अपनी जगह, हम कैसे नैन को पाकिस्तान छोड़ जाएं? शाह फैसल बीजान के पास बैठे वापसी की इजाज़त लेने आए थे, जब बीजान की फरमाइश पे ताज्जुब का इजहार किया। डैड, मैं रह लूँगी पाकिस्तान, मुझे भी दादी के साथ रहना है, प्लीज़। उसने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ज़िद मत करो नैन, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मालूम भी आपकी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं। नवीन बेगम ने उसकी याद दहानी करवाई। डैड, मैं यहाँ भी एडमिशन लेकर पढ़ सकती हूँ। लोग बाहर से स्पेशल पाकिस्तान पढ़ने आते हैं और आप मुझे इजाज़त ही नहीं दे रहे। वो किसी भी तरह यहाँ रहना चाहती थी, इसलिए ज़िद कर रही थी। बेटा, वो नहीं जाना चाह रही तो इसे हमारे पास छोड़ जाओ। तुम लोगों को लगता है मैं अपनी पोती का ख्याल नहीं रख सकती? बीजान, लेकिन क्या? हम कोई गैर थोड़ी हैं बेटा, हमारा खून है नैन, और मेरी ज़िंदगी ही कितनी रह गई। मैं अपनी बच्ची को ख़ुद से दूर नहीं करना चाहती। बीजान ने इसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। जब कुछ बनता नज़र नहीं आया, इमोशनल डायलॉग्स बोलने शुरू कर दिए। ठीक है बीजान, आप ही रख लें इसको, हम इसके करतूत जानते हैं, तभी आपकी सहूलत को देखते हुए कह रहे थे। इससे पहले कि फैसल कोई और बहस करते, नवीन बेगम ने इसे पाकिस्तान रहने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन वो इसकी शरारतों की तरफ तवज्जो दिलाना नहीं भूली थी। अब ऐसा भी नहीं है, जब से आई है रौनक लगा रखी थी। मैं तो इसीलिए उदास हो गई थी कि मेरी बेटी चली गई तो मेरा दिल कैसे लगेगा। बीजान ने नैन को ख़ुद से लगा कर प्यार किया। सही कह रही हैं स्वीट हार्ट। मामा पापा, आप भी मेरी डार्लिंग दादी की तरह अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं करते? तुम यहाँ रहो, फिर देखना अम्मी जी की अच्छी बातें कैसे तमाम होती हैं। अपनी पोती के लिए प्यार देख के फैसल शाह को याद आया बचपन में किस कदर डरा करते थे सब बहन भाई अम्मा के सामने। मजाक की तो दूर की बात, कोई काम की बात भी 10 दफ़ा सोच के कहते थे, लेकिन अब वही पोती के साथ दोस्तों की तरह घुल मिलकर बातें कर रही थी। सच ही कहा है किसी ने, इंसान असल से ज़्यादा सूद को प्यारा होता है। पाकिस्तान में रहने का फ़ैसला नैन का अपना था और इसे यहाँ मज़ा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि यहाँ का माहौल इंग्लैंड के माहौल से बहुत ही अलग था। काफ़ी वेबसाइट्स चेक करने के बाद नैन को एक यूनिवर्सिटी पसंद आई थी। अब वो इसका फार्म निकलवा के काफ़ी देर से बैठी सोच रही थी कि दशाब के पास फार्म फिल करवाने के लिए ले भी जाए कि नहीं। नहीं, इसको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ एडमिशन ले रही हूँ। ना भाई ना, मैं रिस्क नहीं ले सकती। सबको पता चल जाएगा कि हम कितना लड़ते हैं, लेकिन इस फार्म का क्या करूं? पाकिस्तान आए हुए मुझे अरसा ही कितना हुआ है अभी। मुझे ठीक से यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस का भी आइडिया सोचने के दौरान नैन के शैतानी दिमाग में ज़बरदस्त आइडिया आ चुका था। ऐसा करती हूँ, फार्म के ऊपर जहाँ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, इस पार्ट को फोल्ड कर देती हूँ और फार्म इसके हाथ में ही नहीं दूँगी, ताकि गड़बड़ की कोई गुंजाइश ना रहे। मेरी यूनिवर्सिटी के नाम पर भी इसका साया नहीं पड़ना चाहिए। नैन दिल ही दिल में पूरा मंसूबा सोच के आईने के सामने खड़ी खुद को दाद देती हुई नज़रों से देखने लगी और अपने पसंदीदा हेयर कट पे हाथ फेरती, ये जा और वो जा। जैसे इन मोहतरमा का प्लान ही तो पूरा होना था। मद्दे मुकाबिल भी सैयद दशाबुर रहमान थे। शैबी,
नैन दशाब का नाम लहक लहक कर पुकारती रूम में दाखिल हुई। लाइट ऑन करने ही लगी थी जब दशाब चिल्लाया, कितनी दफ़ा मना किया है, मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। ये दिमाग तुम्हारा अपना ही है या इंग्लैंड से उधार लेकर आई हो? अपना ही है या उधार लिया हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम बस ये देखो कि ये काम कितना बेहतरीन करता है। नैन मज़े से कहती हुई अब इसके मुकाबिल में बैठ चुकी थी। वैसे इतना प्यारा नाम तो है यार, चिढ़ते क्यों हो तुम? चची जान भी तो तुम्हें शैबी ही कहती हैं, उनके आगे तो नहीं हो सीना तान के चिल्लाते तुम। वो अब की बार आराम से बोली, मॉम कुछ भी कह सकती हैं लेकिन उनके अलावा कोई भी नहीं, समझी? वो बोलता इसे वार्न करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जिसने दोनों कानों का सही इस्तेमाल करते हुए एक से सुना दूसरे से निकाल दिया। भाषण पूरा हो गया हो तो मैं कुछ अर्ज़ कर दूं? नैन ने शर्मिंदा होने के बजाय उससे कहा और काम की तरफ आई। हाँ बोलो। और ये तुम्हारे हाथ में किस चीज़ के पेपर्स हैं? इन्हें पीछे छुपा क्यों रही हो? दशाब ने बोलने के साथ साथ मुड़ के पीछे देखने की कोशिश की ताकि जान सके वो क्या छुपा रही है। मुझे तुमसे हेल्प चाहिए थी, ये एडमिशन फॉर्म फिल करने में मेरी मदद कर दो प्लीज़। नैन ने लाट से कहा, क्योंकि इसे पता था कि दूसरी जानिब से कैसा रिएक्शन आने वाला है। मोहतरमा, इंग्लैंड की सब यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, या वहाँ MBA नहीं करवाया जाता, या फिर उन्होंने तुम्हें निकाल बाहर किया और वो इतना बोझ नहीं उठा सकेंगे। अपनी ड्रेसिंग देखिए, ये जीन्स पहनकर बमुश्किल शोल्डर्स तक आते बालों के साथ तुम यूँ नहीं जाओगी। दशाब इसके सरापे पर निगाह दौड़ाता हुआ बोला, अरे क्या है मेरी ड्रेसिंग में ऐसा? वैसे भी यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियां ऐसी ड्रेसिंग तो करती हैं। नैन ने इतराते हुए अदाई बेनियाजी से जवाब दिया, हाँ ज़रूर करती होंगी, लेकिन इंग्लैंड में, यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं। दशाब ने दो बदू आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, हालांकि इसे पता था कि यहाँ भी ऐसी ड्रेसिंग का ट्रेंड बन चुका है। पता नहीं कौन सी सदी में रह रहे हो तुम, मुझे तुमसे बहस करनी ही नहीं है। फॉर्म तो अब दादी ही फिल करवाएंगी। नैन गुस्से से कहती वापस जाने के लिए मुड़ने ही लगी थी। दशाब ने इसे पुकारा, सुनो, लाइट बंद करके जाओ और दादी से कहना तुम्हें कुछ तमीज़ भी सिखाएं। किसी के कमरे में यूं ही दन दन आते हुए नहीं आ जाते। अच्छा भला सोने लगा था, आगे से आगे मेरे कमरे में उधम मचाती। आखिरी जुमला दशाब ने नैन को देखते हुए आहिस्ता से बुड़बुड़ाते हुए अदा किया था। जा रही हूँ मैं, और जाकर दादी को ऐसे एक लफ्ज़ बताती हूँ, और ये भूल जाओ तुम्हें इस वक्त सोना नसीब होगा, क्योंकि अभी तुम्हें दादी के दरबार में हाज़िरी भी देनी है। नैन ने इसे डराने की अपनी सी कोशिश की। अच्छा जाओ, डरता वलता नहीं हूँ मैं किसी से। लाइट तो बंद कर जाओ। नैन को बाहर जाता देखकर बाकायदा चिल्लाया, उठ के कर लो बंद, अभी तक पाँव सलामत हैं तुम्हारे। नैन इसे मुँह चिढ़ाती दादी के कमरे की तरफ दौड़ लगा चुकी थी। ओह, ये इंग्लैंड का तोहफ़ा पता नहीं मेरे लिए क्या नया भौचाल लाने वाला है। दशाब को वाकई फ़िक्र लाहक हुई थी। दादी, अपने लाडले को समझा लें, इतनी इंसल्ट की है इसने मेरी। नैन ने टसवे बहाते हुए दादी के सामने अपना पसंदीदा फ़ेल सरअंजाम देना शुरू कर दिया। क्या हो गया मेरी बेटी को? किसने कहा कि वो लाडला है मेरा? मेरी तो एक ही लाडली है बस, और वो है नैन, और कोई नहीं। दादी ने इसे लाड से बहलाया था। चल बता, क्या कहा इस कमबख्त ने तुझे? अभी क्लास लेती हूँ मैं इसकी। दादी इसके रोने की वजह मालूम करने लगी। दादी, मैंने कहा फॉर्म फिल कर दो, मैंने एडमिशन लेना है आके। अब पाकिस्तान रहूँगी दादी तो इधर ही लूँगी ना एडमिशन। नैन ने अपनी कच्ची सब्ज़ रंग की आंखें मटका के मासूमियत से बताया, साथ ही सवाल करने लगी, हाँ मेरा पुत्र, जहाँ जी चाहता है ले लो एडमिशन। वो इसके बालों में हाथ फेरते हुए मोहब्बत से बोली। दादी, दशाब कह रहे इंग्लैंड जाके पढ़ो, यहाँ नहीं पढ़ना। ऐसे नहीं हो सकता, इसकी इतनी मजाल कि वो ये सब कहे। मैं ज़िंदा हूँ अभी तक, अभी बुलवा के फॉर्म फिल करवाती हूँ। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है बेटा? लो देखो, वो खुद ही आ गया है। बीजान ने दशाब को इस तरफ आता देखकर प्यार से कहा, दादी, इससे पहले कि ये आपको हमेशा की तरह झूठी शिकायतें लगाए, मैं खुद ही हाजिर हो गया हूँ। दशाब ने नैन की तरफ मुँह चिढ़ा के देखा, जो फातहाना मुस्कान लिए दोनों को ही तक रही थी। लाओ नैन, फॉर्म फिल करके देता है दशाब। दादी ने फॉर्म लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं कोई नहीं करके दे रहा दादी, ये पाकिस्तान में नहीं पढ़ेगी, इसे कहें कि वापस जाए। इससे पहले कि दादी बात मुकम्मल करती, दशाब ने फ़ौरन दो टोक फैसला सुनाया। फिर नैन की जानिब देखा, जिसके चेहरे का एक रंग आ रहा था तो एक जा रहा था। इसे दशाब से ये सब उम्मीद नहीं थी, वो तो इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। ये क्या तरीका है बात करने का दशाब?
तुम्हें किसने हक दिया इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करो? दादी ने नैन को प्यार से साथ लगाते हुए गुस्सीले लहजे में कहा, जो बिल्कुल रो देने को थी। दादी, ये बहुत मासूम है। इसे पाकिस्तान के लोगों की तरह चालाकियाँ नहीं आती। ये इस माहौल के लिए नहीं बनी। मुझे इसकी खुशी सबसे पहले अजीज़ है, इसलिए मैं सब इसके भले के लिए तो कह रहा हूँ। अब की बार दशाब लहजे में नरमी समोए प्यार से नैन को अपनी नज़रों के हिसार में उतारता हुआ कह रहा था, हर जगह का माहौल एक जैसा होता है, वैसे भी माहौल इंसान खुद बनाता है। शाइस्तगी से कहते हुए नैन वहाँ से उठ के जा चुकी थी, जो इस बात का वाज़ेह सबूत था कि नैन साहिबा नाराज़ हो चुकी हैं। चलो दशाब बेटा, तैयार हो जाओ मनाने के लिए। हमेशा नाराज़गी महंगी पड़ती है मुझे। शाम को कोई पार्टी रखते हैं। सोचने के साथ ही दशाब नमल और हानि को फ़ोन मिलाने लगा। नैन की नाराज़गी तो एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था वो, तो आज भी कुछ बड़ा ही सरप्राइज़ प्लान करने लगा। आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। नैन बौखलाई हुई सब देख रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, किससे हेल्प ले। अगर किसी सीनियर के हाथ लग गई तो भला मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अगर हानि और नमल को पता चल गया कि मैं किसी थर्ड क्लास विलन के हाथों बेवकूफ़ बन गई हूँ, कितना मजाक उड़ाएंगी वो दोनों मेरा। नैन जो अपनी सोचों में सर झुकाए चल रही थी, किसी के साथ ज़ोरदार टक्कर से होश में आई थी। तुम दोनों जो गुस्से में एक दूसरे से कुछ कहने लगे थे, जब बोले तो हैरत के मारे एक लफ्ज़ ही अदा कर सके। दूसरे लफ्ज़ों में कहाँ जाए तो एक दूसरे को मद्दे मुकाबिल देखकर लफ्ज़ ही भक बनकर उड़ गए थे। कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? जहाँ मैं जाती हूँ तुम वहीं आ जाते हो। नैन तेज़ी से नीचे गिरी बुक्स उठाकर दशाब से मुखातिब हुई। अंदाज में ताज्जुब लिए वो इस पर शक कर रही थी, क्योंकि दशाब की आमद इसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के थी। ओह, खुशफहमियों के मारे इंग्लैंड के तोहफे। इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे कि मैं सैयद दशाबुर रहमान तुम्हारा पीछा करूं। दशाब जो इसकी शरारतों से बचकर इस्लामाबाद आ गया था, इसे एक बार फिर अपने सामने देखकर आग बगोला हुआ। 1 मिनट मिस्टर, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो क्या? जो हर उस जगह होना खुद पे फ़र्ज समझते हो जहाँ मेरा होना तुम्हें मालूम हो। नैन मशकूक नज़रों से इसे देखती हुई पूछने लगी। ये बात तो मैं भी पूछ सकता हूँ, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो क्या? दू बदू बोलता वो जवाब देने के बजाय सवाल पे सवाल कर बैठा था। मैं और तुमसे मोहब्बत? इंसान अपनी शक्ल देख के बात करता है। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। नैन इसके वजीह सरापे पर से निगाह चुराती हुई लापरवाही से बोली। ऊंचा लंबा कद, चौड़ा सीना, कुशादा पेशानी पे खूबसूरती से सेट किए गए बाल और तराशी हुई हल्की सी बेल्ट इसके सुर्ख और सफ़ेद रंगत को मज़ीद निखार रही थी। पर्सनैलिटी में अपने नाम की तरह रोब दबदबा लिए वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बनने वाला था। दीदार पूरा हो गया हो तो कुछ अर्ज़ कर दूँ? दशाब ने इसे अपनी तरफ देखता पाकर शरारत से पूछा। अस्तग़फ़ार, तौबा तौबा, तुम्हें अब वाकई शीशे में अपनी शक्ल देखने की अशद ज़रूरत है। नैन इस्तग़फ़ार पढ़ने लगी, जिस पर दशाब का बेसाख्ता कहकहा गूंजा। चलो क्लास का टाइम हो गया है। हंसते हुए इसे हुक्म देता आगे की जानिब भागा, क्योंकि आज सबका ही योनी में पहला दिन था। बहुत से रैकिंग के भारी टोले आकर सबको लूट चुके थे और अब सभी के लिए मज़ीद किसी पर यकीन करना मुश्किल था। सरजमान की क्लास में आने पर कोई भी अदब से खड़ा ना हुआ तो सबके चेहरे देखकर सरजमान को पूरी सूरत हाल का अंदाज़ा हो चुका था, जो इन्हें मशकूक नज़रों से घूर रहे थे। अब तुम बता दो, हमें कौन सा सब्जेक्ट कितने पैसे लेकर आधे घंटे के लिए पढ़ाओगे? सरजमान जो लगभग 28 साल के थे, नैन को किसी भी तरह से लेक्चरर न लगे थे, झुंझला कर बोली, चुप करके बैठो तुम। दशाब ने इसका बाजू खींचकर इसके कान में सरगोशी करते गुस्से से इसे खामोश रहने को कहा, जबकि बाकी सारी क्लास हैरत से मुंह खोले इस लड़की की बहादुरी, जबकि दशाब के मुताबिक बेवकूफ़ी को देख रही थी। जब किसी को कुछ समझना आ रहा था कि कौन लेक्चरर है और कौन नहीं, तो इस मुश्किल लम्हे में वो लड़की आंखों में आंखें डालकर सरजमान को घूरती पूछ रही थी, लगता है मुझसे पहले यहाँ आपके सीनियर्स आपकी क्लास लेकर जा चुके हैं, जिसकी वजह से अब आपका मुझ पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। सरजमान नैन के गुस्से की वजह शायद समझ चुके थे, नरमी से बोले, मेरे लिए तो अब यकीन करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो रहा है। पाकिस्तान का सारा निज़ाम ही उल्टा है। अब भला इतनी बड़ी यूनी है, अपनी ऑफिशियल वेब पर हर डिपार्टमेंट के लेक्चरर के नाम के साथ पिक्चर तो लगा ही सकते थे ना, ताकि हम जैसे मासूम इस जालमाना रस्म से बच सकें। नैन को रह रहकर खुद पे गुस्सा आ रहा था, सोचकर जब दशाब के किसी सीनियर से डिपार्टमेंट का पूछने पर इसी के पीछे चल पड़ी थी
और वो रास्ता सीधा वॉशरूम जाकर ख़त्म हुआ था। फिर नोट्स के नाम पर 500 रुपये हड़प कर लिए गए थे और अब ये नया बंदा आ गया था मज़ीद बेवकूफ़ बनाने के लिए। हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है। चले मैं अपना रिकॉर्ड चेक करवा देता हूँ, या आप एडमिन रूम से जाके पूछ कर आ सकती हैं। अब भी धीमे लहजे में इत्मीनान से बोले थे। मैं जाकर जल्दी से पता करके आता हूँ। पीछे बेंच पर बैठे एक लड़के ने उठ के कहा, जो इस सिचुएशन को खूब इंजॉय कर रहा था। तुम तो रहने ही दो चमचे, क्या पता तुम भी इस लड़के के साथ मिलकर दोबारा से हमारी रैकिंग करना चाह रहे हो। नैन को वो शक्ल से आवारा मशकूक लगा तो टोकती हुई फ़ौरन बोली, अब तो बच्चू, मैं खुद जाके पता करके आऊँगी। कॉन्फिडेंस से बाहर जाते हुए नैन ने ज़बरदस्ती दशाब का हाथ खींचा और बाहर की जाने बढ़ी। वो हैरत से कभी नैन को तक रहा था, कभी सर को। सर जमान हाथ में कार्ड थामे इस पटाखा लड़की को हैरत से बाहर जाता देख रहे थे। किसी भी सूरत उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। बहरहाल उन्हें इस लड़की का इत्माद, अंदाज़ और ख़ूबसूरती अच्छी लगी थी। वो क्लास का इंट्रोडक्शन ले रहे थे जब दशाब और नैन चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात लिए अंदर दाखिल हुए। आई एम सॉरी सर, दशाब ने शर्मिंदगी के साथ सर से माजरत की। एक्चुअली आप इतनी बार सीनियर्स के हाथ लग चुके थे कि अब आप पे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। आई एम श्योर आप समझ ही गए होंगे, वैसे भी आप लेक्चरर लगते कहाँ से हैं। नैन ने माफ़ी मांगने के साथ साथ अपनी सफाई पेश की। मेरा मतलब ये है कि आप तो स्टूडेंट लगते हैं, तो ये दूसरी वजह थी यकीन न करने की। नैन ने वजाहत पेश की। इट्स ओके, इंट्रो प्लीज़। सर ने पेशा वराना मुस्कुराहट सजाए उनकी तरफ देखते हुए कहा। खुद एतमादी के साथ सबके सामने अपना तारुफ करवाती नैन सबको मुतासिर कर बैठी थी। सर समेत पूरी क्लास फ़ख्र से इस लड़की का कॉन्फिडेंस देख रही थी। पहली नज़र में किसी को भी पाकिस्तानी नहीं लग रही थी और अब इस बात की तस्दीक भी हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी में आहिस्ता आहिस्ता अब नैन का दिल लग रहा था। नए नए लोगों से दोस्तियाँ हो रही थीं। पाकिस्तान के लोग बहुत केयरिंग और लविंग होते हैं। नैन की राय पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी बन चुकी थी, लेकिन नीलोफर ज़हरा से भी ज़्यादा बुरी लगती थी नैन को। इसकी सबसे ख़ास बात यह थी कि वो हर टाइम दशाब के साथ चिपकी नज़र आती थी, जो नैन को एक आँख नहीं भाता था। इस बंदर को देखो कैसे हंस हंस कर इस चुड़ैल से बातें कर रहा है, मुझसे बात करते तो अंगारे चबा रहा होता है। नैन ने दशाब को किसी लड़की के साथ बातें करते देखा जो कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रही थी, और दशाब भी हंस हंस के इसकी बातों का जवाब दे रहा था। लोफर ना हो तो। नैन ने किलस कर सोचा, इन दोनों को मज़ा चखाना पड़ेगा, देखना कैसे इस चुड़ैल को दशाब से दूर करती हूँ मैं। नैन अपने शैतानी दिमाग में शरारत सोचकर उठने ही लगी थी। नज़र सामने से आते सर जमान पर पड़ी थी। हेलो नैन, यहाँ अकेली बैठी क्या सोच रही हैं आप? सर जमान जो ग्राउंड से गुजर रहे थे नैन को अकेले बैठा देखा तो पास आकर पूछने लगे। इन्हें वो पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई थी। शायद वो दिल ही दिल में इसे अपना दिल दे बैठे थे। सर जमान अपनी दिलकश मुस्कुराहट लिए दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट्स में डाले इसे मुस्कुराकर देख रहे थे। जी सर, ऐसी बस। नैन उनकी अचानक आमद से एकदम बौखला गई थी। कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई आपको यहाँ? किसी भी हवाले से मुश्किल हो तो आप मेरे ऑफिस में आकर हेल्प ले सकती हैं। उन्होंने मुस्कुराकर इसे पेशकश की। मुस्कुराने की वजह से उनके डिम्पल मज़ीद वाज़े हो रहे थे। इसे सर का इस तरह से पूछना बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगता है ये आइडियल टीचर हैं। इनके बारे में आज नमल और हानि को भी बताऊंगी। उसने दिल ही दिल में सोचा था। अगले दिन सर जमान की क्लास में आती सारी क्लास एकदम खामोश हो गई थी। कल के लेक्चर में कोई ऐसा पॉइंट जो किसी को समझ ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। उन्होंने थोड़ी सी बातों के बाद पेशा वराना अंदाज में कहा, ताकि फिर आज का लेक्चर स्टार्ट किया जा सके। सब क्लियर है सर? दशाब ने कहा तो सब ने इसकी तायद की। ओके, तो फिर आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। दशाब ने सर की बात सुनकर इस बात में सर हिलाया। लेक्चर नोट करने के लिए जैसे ही बैग से नोटबुक निकाली, साथ ही बैग में से कुछ कीड़े तेज़ी से बाहर निकले। दशाब तो झटके से उठ खड़ा हुआ, जबकि इसके साथ बैठी नीलोफर, जो अपने नाम के ऐन मुताबिक नैन को लोफर ही लगती थी, डर के मारे चीखे मारती क्लास को सर पे उठा चुकी थी। दशाब, ये क्या बदतमीज़ी है? आप इतने समझदार होकर ये सब क्या कर रहे हैं? ये लाल बैग कीड़े कैसे आ गए आपके बैग में? सर जमान का मूड अचानक ही ख़राब हुआ था। वो बहुत तवज्जो से लेक्चर शुरू करने वाले थे जब इन लोगों की चीखों पुकार से रुक से गए थे। सर, मुझे नहीं मालूम ये सब किसने किया है। ये ज़रूर किसी की शरारत है। मैं शर्मिंदा हूँ सर, आई एम सॉरी। इनसे माफ़ी मांगते दशाब की नज़र नैन पर पड़ी, जो मुंह नीचे करके अपने लब दबाए हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी।
इसके चेहरे को हल्की सी शरारती मुस्कुराहट ने घेरा हुआ था। दशाब के देखने पर इसने मुँह ऐसे बना लिया इनका अक्रोच का देखकर बहुत डर गई हो। एक लम्हा लगा था इसे सारी बात समझने में। ये इंग्लैंड का तोहफा कभी नहीं सुधर सकता। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से गुनाह किए थे मैंने, जिनकी सज़ा इस दुश्मन जहाँ की सूरत में अब मिल रही है। खुद से दिल ही दिल में हम कलाम था। लेक्चर से 10 मिनट पहले नैन ने क्लास में आकर इसे कहा था कि बाहर कोई इसे बुला रहा है, तो बैग वहीं छोड़कर बाहर गया था। वहाँ तो कोई भी नहीं था, लेकिन इसने नैन का मजाक समझकर लापरवाही से इग्नोर कर दिया। ये लापरवाही इतनी भारी पड़ सकती है इसने सोचा भी नहीं था। यार मुझे सख्त भूख लगी हुई है, जाओ कुछ लेकर आओ कैफ़े से खाने को। निढाल हो गई हूँ मैं भूख से, नैन ने बेचारगी से मोना की तरफ देखते हुए कहा, जो इनके ग्रुप की दोस्त थी। दशाब को कहना फजूल था, इसके साथ नीलोफर चिपकी बैठी गप्पे लगा रही थी। बहन मेरा भी यही हाल है, भूख से बुरी हालत है। अभी कैंटीन से अंकल आएंगे तो इन्हें यहीं पर ऑर्डर करा देंगे। मोना ने इनकार करते हुए अपना इरादा बताया तो सुनकर नैन हाँ कह गई। दशाब जो नीलोफर के साथ बातों में मगन था, लेकिन सारा ध्यान नैन के ऊपर ही था। नैन को भूखा देखकर इसके दिमाग में शरारत आ चुकी थी। चल दशाब, तुझे कुदरत ने मौका दे दिया इस इंग्लैंड के तोहफे को तंग करने और अपने पिछले सारे बदले पूरे करने का। सोचने के दौरान शातराना मुस्कुराहट ने दशाब के चेहरे पर जगह ली थी, जो नैन के चेहरे पर इस वक्त आती जब दशाब को अपनी शरारत का निशाना बनाना होता था। नैन, मैं भी गोल गप्पे लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। दशाब नीलोफर के पास से उठकर प्यार से कहता काउंटर की तरफ बढ़ता नैन को हैरान कर गया। अंकल, मिनरल वाटर दे दें। कैफ़े वाला जो नैन वगैरह के लिए गोल गप्पे की प्लेट बनाकर रख रहा था, दशाब की आवाज़ पर फ्रीज़र की जानिब बढ़ गया और मौके का फ़ायदा उठाते पीछे से दशाब इनमें ढेर सारी मिर्चें शामिल कर चुका था। यार शर्त लगाकर गोलगप्पे खाते हैं, ऐसे नहीं मज़ा आने वाला। जो पहले प्लेट ख़त्म करेगा वही बिल देगा। दशाब ने मुस्कुराते हुए शर्त लगाने की पेशकश की। नैन को भला कैसे एतराज़ हो सकता था। वो पहली गोलगप्पों की दीवानी थी, ऊपर से लगी हुई शदीद भूख इसे अपनी फतह यकीनी महसूस हुई। फ़ौरन रजामंद हो गई। दशाब ने मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल का कैमरा नैन पर सेट किया था। मज़े से खड़ा अगला मंजर देखने को तैयार था। 1 2 3 स्टार्ट। दशाब ने जोश से ऊंची आवाज़ में कहते हुए मुकाबले का बाकायदा आगाज़ किया। नैन के मुंह में पहला गोलगप्पा गया था, उसे अपनी ज़ुबान जलती हुई महसूस हुई। दशाब के काउंटडाउन देने की मुसलसल आवाज़ सुनी तो इसको अपना वहम समझ के जल्दी से 2-3 और गोलगप्पे मुंह में डाले। जलन की वजह से इसकी चीख बुलंद हुई। इसने पानी के लिए एकदम आगे पीछे देखा तो नज़र सामने बैठे दशाब पर, फिर इसके मोबाइल पर पड़ी। 1 मिनट में सारी कहानी समझ गई। दशाब इसके सुर्ख चेहरे को जूम किए वीडियो बना रहा था, जो मिर्चों गुस्से की वजह से लाल टमाटर हो चुका था। नैन पानी पर पानी पीती जा रही थी, आंखों से मुतवातर आंसू जारी थे। इसकी बिगड़ती हालत देखकर दशाब आगे बढ़ा। वो इसे तंग करने के चक्कर में तो भूल ही बैठा था किस कदर नाजुक थी। अब वो अपने से इकदाम पर जी भरकर शर्मिंदा हो रहा था। आज 2 दिनों के बाद नैन यूनिवर्सिटी आई थी। उस दिन गोलगप्पे खाने के बाद इसे बुखार हो गया था। दशाब ने हर मुमकिन कोशिश की थी इसे मनाने की, वो इसे आखिरी मर्तबा माफ़ कर दे बस, और दादी को शिकायत ना लगाए। दादी का कोई भरोसा भी नहीं था, अपना मौला बख्श लेके इसके पीछे गिलगित से इस्लामाबाद भी पहुंच सकती थी। सरजमान ग्राउंड से गुजर रहे थे, उनकी निगाह नैन पर पड़ी जो अपने नोट्स पूरे कर रही थी। 2 दिन यूनी से ऑफ लेने की वजह से काम ज़्यादा बढ़ गया था, फाइनल्स भी करीब थे। नैन को यूँ अचानक सामने देखकर सरजमान से रहा न गया, तो नैन के करीब घुटनों के बल बैठते हाल अहवाल पूछने लगे। नैन ने सर की तरफ खुशगवार हैरत से देखते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। वो जब जब नैन की केयर करते थे या इसे किसी भी मामले में स्पेशल तवज्जो देते थे तो नैन को बहुत अच्छा लगता था। इसके अलावा नैन शुरू दिन से ही सर के गहरे दिलकश डिम्पल्स की फ़ैन थी। सर जमान का इससे मज़ीद बातें करने को दिल चाह रहा था। 2 दिन की दूरी उन्होंने कैसे बर्दाश्त की बस वही जानते थे। गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हुए उन्होंने अपनी मदद की पेशकश की। नैन ने सहूलत से इनकार किया, क्योंकि उसे कुछ समझना ही नहीं था तो वो सर का वक्त क्यों ज़ाया करती। ओके गुड, उन्होंने इसके काम की तरफ इशारा करके मुस्कुराते हुए कहा, और वहाँ से उठ के इनका आज का दिन अब बहुत अच्छा गुजरने वाला था। कुछ दिनों के बाद नैन की सालगिरह थी। हाजिक, खानी, नमल, मीर चाचू के साथ इस्लामाबाद आए हुए थे। साथ ही उनका इस्लामाबाद घूमने का प्लान भी था।
آج پوری پلٹون گھسی شاپنگ کر رہی تھی مال میں۔ میری جان اب بس کر دو، پہلے تمہاری ونڈو شاپنگ نہیں ختم ہو رہی تھی، اب تمہاری پرائس کو لے کر بحث نہیں ختم ہو رہی۔ میر شاہ نے بے بسی سے نین کو دیکھا جو دکاندار سے مسلسل بحث کیے جا رہی تھی۔ ارے چاچو چھوڑیں اس کو، اتنے کی چیز نہیں ہے جتنے پیسے بتا رہا ہے یہ آدمی۔ یہ بتائیں آپ نے اپنی اصلی والی جان کے لیے کیا لیا ہے؟ میرا مطلب چچی کے لیے کیا شاپنگ کی ہے؟ نین نے شرارت سے کہتے ہوئے بات سنبھالی کیونکہ میر مسکراہٹ دبائے اسے گھوری سے نواز رہے تھے۔ سرپرائز ہے وہ، تھوڑا صبر کرو، خود ہی جلدی پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ شاہ میر نے کہا لگاتے ہوئے نین کو کندھوں سے پکڑ کر باہر کی جانب رخ کیا۔ میم آپ بتانا پسند کریں گی اب کہاں جانا ہے؟ میر شاہ نے شاپنگ کے بعد تھکاوٹ سے چور لہجے میں اس سے پوچھا، جو اتنا گھومنے کے بعد بھی فریش لگ رہی تھی۔ لنچ کے بعد آپ مجھے ہاسٹل ڈراپ کر دیں، میری اسائنمنٹ نہیں بنی ابھی تک۔ نین نے فکر مندی سے جواب دیا، جس کو سن کر نمل اور ہانی چلا اٹھی۔ ہم تمہارے لیے اتنی دور سے آئے ہیں، تم ہاسٹل جانے کی فکر میں ہو؟ لیکن یار سر بہت سخت ہیں یار، جانا ہے مجھے۔ کوئی ضرورت نہیں، کل سر سے ایکسکیوز کر لینا، ابھی ہم سب چاچوں کے ساتھ فلیٹ میں جا رہے ہیں۔ ہانی نے دو ٹوک بات کی جس کو سن کے نین خاموش ہو گئی۔ وہ ان دونوں کو ناراض تو نہیں کر سکتی تھی۔ سر زمان نے باری باری سب سے اسائنمنٹس لینا شروع کر دی تھی۔ سب ان کے غصے سے آگاہ تھے، اس لیے فوراً سے اپنا اپنا کام جمع کروانے لگے۔ مس نین آپ کی؟ سر زمان نے نین کو تذبذب کے عالم میں دیکھا۔ مسلسل اپنی مخروطی انگلیاں چبا رہی تھی، کچی سبز رنگ کی آنکھوں میں خوف سمایا ہوا تھا۔ چہرہ نیچے جھکا کر کہتے ہوئے نین اپنی آنکھوں میں امڑنے والے آنسوں کو اندر ہی اندر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روندھی ہوئی آواز میں اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ جہاں اس کی حالت دیکھ کر دشاب کا دل دکھا تھا، وہیں سر زمان کے دل پر بھی چھریاں سی چلنے لگی تھیں۔ کلاس روم اپنے پروفیشن کا احترام کرتے اپنے دل پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اوکے نین، کل جمع کروا دیجیے گا، پروفیشنل انداز میں کہتے سر زمان اپنے احساسات اور جذبات کو مکمل طور پر نہیں چھپا سکے تھے۔ دشاب نے سر کا انداز غیر متوقع محسوس کیا، اسے تھوڑا عجیب لگا لیکن خاموش رہا تھا۔ تھینک یو سر، شکریہ ادا کرتے ہوئے نین نے سر زمان کی طرف پرتشکر نگاہوں سے دیکھا جو اسے پورے انہماک سے دیکھنے میں مگن تھے۔ نین کو سر کی اسمائل سے پڑنے والے گہرے ڈمپل بہت ہی پسند تھے، اور جس طرح آج سر نے اسے مارجن دیا تھا اس کے دل میں ان کے لیے مزید احترام بڑھ گیا تھا۔ نین کی سالگرہ کا انتظام سب نے چاچوں کے ساتھ مل کر مونال ریسٹورنٹ میں کیا تھا۔ دشاب ساری ڈیکوریشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا تھا۔ بہت پرتکلف ماحول میں کیک کاٹا گیا۔ نین نے سب سے پہلے کیک کاٹ کے دشاب کو کھلایا، جس نے شرارت سے کیک کھانے کے ساتھ ساتھ اس کی انگلی بھی تھوڑی سی کاٹی تھی۔ اوف ظالم بندر، وہ درد سے کرا اٹھی تھی۔ دشاب اس کی حالت دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ بری بات دشاب، میر شاہ نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے دشاب کو ڈپٹا، مسلسل ہنستا چلا جا رہا تھا۔ چاچو قسم لے لیں، بہت نازک ہے یہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ دشاب نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ تم نے کچھ نہیں کیا؟ نین غصے سے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ میں چھری پکڑے اس سے پوچھ رہی تھی۔ یا نیچے رکھو اسے، یہ اس دن کا بدلہ تھا جب تم نے میرے بیگ میں کاکروچ ڈالے تھے۔ دشاب نے اسے اس دن والی بات یاد دلائی اور دوڑ لگاتی۔ نین بھی اس کے پیچھے لپکی تھی، اب وہ دونوں کہے لگاتے ایک دوسرے کے پیچھے ٹیبل کے گرد چکر لگا رہے تھے، اور یہ منظر میر شاہ کو بہت ہی خوبصورت لگا تھا۔ دونوں ساتھ کتنے پرفیکٹ لگ رہے تھے، ماشاءاللہ، کسی کی نظر نہ لگے۔ چاچو کے دل سے دعا نکلی تھی۔ شام کو نین بستر پر لیٹی موبائل گیلری میں موجود آج برتھ ڈے کی تصاویر دیکھنے میں مصروف تھی جب میسیج کی رنگ ٹون بجی۔ سر زمان کا میسیج۔ نین نے حیرت سے موبائل میں موجود میسیج کو دیکھا جس میں انہوں نے نین کو بہت خوبصورتی سے سالگرہ کو وش کیا تھا اور دعائیں دی تھیں۔ لیکن سر کو کیسے پتہ چلا آج میری برتھ ڈے؟ شاید دشاب نے بتا دیا۔ نین نے خوشی سے سوچتے ہوئے سر کو شکریہ کا میسیج کیا۔ سیشن اینڈ ہونے والا تھا۔ یونیورسٹی کی جانب سے بچوں کے لیے ٹرپ ارینج کروایا گیا تھا۔ پورا راستہ نین دوستوں کے ساتھ مل کے کوچ میں ڈانس کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی تھی۔ مال روڈ پر پہنچ کر آدھی عوام شاپنگ میں مصروف ہو گئی تھی، کچھ بچے تصویریں بنانے میں مشغول تھے۔ نیلوفر، مونا اور دشاب باری باری ٹیچرز کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ نین آپ کیوں نہیں پکس بنوا رہی؟ آ جائیں، آپ بھی ساتھ ہی تصویر کھنچوا لیں۔ سر زمان نے نین کو مسکراتے ہوئے کہا۔ نین اس بات میں سر ہلاتی ان کی جانب بڑھی۔ سر آج باقی دنوں کی نسبت بہت زیادہ فریش اور ہینڈسم لگ رہے تھے۔ تصویروں کا سلسلہ ختم ہوا۔ سر نین کو ساتھ لیے واک کرنے لگے کیونکہ دشاب اسے چھوڑ کر نیلوفر کے ساتھ پتہ نہیں کہاں غائب ہو چکا تھا۔ اسے دشاب پہ رہ کے غصہ آ رہا تھا جب سر زمان نے اسے مخاطب کیا۔
नैन, आपसे कुछ कहना था मुझे। मैं किसी भी किस्म की तमहीद बांधे बगैर बात करने का आदी हूँ। आज उनका अंदाज़ फॉर्मल नहीं था। उनकी आंखें वाज़े तौर पर उनके दिल की कैफियत बयान कर रही थी और वो इसे छुपाना भी नहीं चाह रहे थे। जी सर। नैन को कुछ समझ ना आया कि क्या जवाब दे। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सर जमान ने नैन के सर पर सही मायनों में पहाड़ तोड़ा था। बिल्कुल भी सर से इस बात की तवक्को नहीं रख रही थी। ये पहली मर्तबा था जब इसे किसी ने प्रपोज़ किया था। इसे अपने जज्बात की समझ नहीं आ रही थी। शर्माए, घबराए, गुस्सा करे या हाँ या ना में जवाब दे। सर जमान ने इसे खामोश पाकर सवालिया नज़रों से नैन की जानिब देखा, जैसे जवाब के मुंतज़िर हों। सर, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या जवाब देना चाहिए। आप प्लीज़ मेरी दादी से, पेरेंट्स से बात कर लें। नैन ने एहतराम से सपाट लहजे में इन्हें जवाब दिया था, जिसे सुनकर सर जमान के चेहरे पर मौजूद डिम्पल्स मज़ीद गहरे हुए। थैंक यू सो मच नैन, आपने मुझे इनकार नहीं किया। मैं बहुत जल्द आपके घर वालों से बात करके रिश्ता भिजवाऊँगा। सर जमान खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सर शिद्दत जज्बात से कह रहे थे। नैन को वहाँ मज़ीद खड़े रहना दुश्वार लग रहा था। जब इसे दूर से दशाब आता दिखाई दिया तो इसने सुख का सांस लिया। अस्सलामुअलैकुम दादी, कैसी हैं आप? दादी की कॉल देख के नैन खिल उठी थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा जी, आप बताओ कैसी हो? दादी ने अपनी खैरियत बताने के साथ ही इसकी खैरियत दरियाफ्त की। जी दादी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उन्हें मुतमईन करते हुए बोली, पुत्र, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है, तेरे मीर चाचू की खैर से बेटी हुई है। दादी ने खुशी से बताते हुए इसकी खुशी में भी इजाफा किया था। वाह दादी, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत मुबारक हो आपको। चची और मीर चाचू को मुबारक दीजिएगा। नैन खुश होते हुए दादी को मुबारकबाद देने लगी। खैर मुबारक, जीती रहो। दादी, मैं और दशाब इसी वीकेंड पर आएंगे बारबी डॉल को देखने के लिए। नैन दादी से आने का वादा करने के बाद इधर उधर की बातें करने लग गई थी और कुछ देर बाद ही दोनों की तरफ से राब्ता ख़त्म हो गया था। जब से दादी का फ़ोन आया था, नैन चाचू की गुड़ियाँ देखने के लिए बेताब हो रही थी। आज इसने और दशाब ने गिलगित के लिए रवाना होना था। दशाब पता नहीं कहाँ रह गया। बुड़बुड़ाती दशाब को ढूंढने में मसरूफ़ थी। दादी ने वक्त पर पहुंचने की ताकीद की थी, क्योंकि आज मीर चाचू की बच्ची के अकीक़े का फंक्शन भी था। पूरा डिपार्टमेंट छान मारा है मैंने, कहाँ चला गया दशाब? परेशानी के आलम में टहलती हुई सोच रही थी। सर जमान के ऑफिस में पता करती हूँ, शायद वहाँ छुट्टियों के लिए एप्लीकेशन जमा करवाने गया हो। नैन अंदाज़े लगाने लगी। वो दोनों एक हफ्ते तक गिलगित में रहने का इरादा रखते थे। एप्लीकेशन पर सर के दस्तखत बहुत ज़रूरी थे। सर, वो लड़की आपकी शायान शान नहीं है, मेरी कज़न है वो, मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। इसकी मदर अच्छी औरत नहीं है। उन्होंने मेरे ताया को फंसाकर बाहर इंग्लैंड में शादी कर ली और इन्हें हमारी दादी से दूर कर दिया। आज भी अपने सबसे बड़े बेटे को याद करके रोती हैं। सर, नैन भी बाहर की पैदावार है, इसी माहौल में पली बढ़ी है। ऐसी औरतें घर बसाने वाली नहीं होती। आगे आप खुद बहुत समझदार हैं। मेरी दादी मुझे फ़ोर्स करती हैं कि मैं इससे शादी कर लूँ। मुझे ऐसी लड़कियाँ नहीं पसंद, हर वक्त मर्दों के मद्दे मुकाबिल रहती हैं। ऐसी औरतें कभी भी घर नहीं बसाया करती। दशाब और भी पता नहीं क्या कुछ कह रहा था। नैन को महसूस हुआ जैसे वो यहाँ एक पल भी मज़ीद खड़ी रही तो ख़त्म हो जाएगी। इतनी नफ़रत करता है दशाब मुझसे, और मैं बेवकूफ़ इसे अब तक अपना खैर खा सबसे बेहतरीन दोस्त समझती रही। नैन की आंखों से आंसू लड़ी बनकर बहने लगे। किस कदर हकारत और नफ़रत थी उसके लहजे में। कितनी बदतमीज़ी से इसकी माँ का जिक्र कर रहा था वो। काश मैं इस सब सुनने से पहले ही मर जाती। नैन को अपना सांस फूलता हुआ महसूस होने लगा। इससे पहले कि खुद को संभाल के वहाँ से जाती, ठा की आवाज़ के साथ नैन फर्श पर गिरकर अपने होश खो बैठी थी। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर दशाब ऑफिस से बाहर आए तो नैन को ज़मीन पर बेहोश गिराव पाकर रोते हुए ऊंची आवाज़ में नैन को पुकारने लगा। नैन, आंखें खोलो प्लीज़, नैन आंखें खोलो। नैन होशो हवास से बेगाना आंखें मूंदे ज़मीन पर पड़ी थी। एमरजेंसी वार्ड में नैन को मुंतकिल कर दिया गया था। इसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। इतनी नफ़रत और सख्त बातें वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इसीलिए अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में मुब्तला थी। प्लीज़ नैन, माफ़ कर दो मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, प्लीज़ आखिरी बार माफ़ कर दो। वो इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठा मुसलसल ख़ुद को मलामत करता रोता जा रहा था। कुछ दिनों के बाद नैन को होश आया था। इसने सबसे बात करना तर्क कर दी थी। दशाब कई बार इसके सामने आया था अपनी सफाई देने, माफ़ी मांगने के लिए। किसी की भी कोई बात सुनने को हरगिज़ तैयार नहीं थी।
कुछ दिनों के बाद फाइनल से इम्तहान ना देकर सबको उदास छोड़ के सीधी इंग्लैंड रवाना हो गई थी। नैन, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? नैन जैसे अपने कमरे से निकलकर टीवी लाउंज में आकर बैठी तो नवीन बेगम ने अपनी बेटी से पूछा, जो कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान से आई थी। पाकिस्तान से आने के बाद भी बीमार रही थी। 2 हफ्तों बाद आज वो अपने कमरे से निकलकर सबके साथ बैठी थी। घर वाले भी इसकी तरफ से परेशान थे। इन्हें नैन पुरानी नैन से अक्सर मुख्तलिफ लगी थी, जो हंसना, बोलना, शरारतें करना तक भूल चुकी थी। वो बस यही सोचते थे कि न जाने किसकी नज़र लग गई इनकी बेटी को। अब इन्हें कौन बताता, नैन को तो मोहब्बत की ही नज़र लग चुकी थी। मोहब्बत में मंजिलें कब आसानी से मिलती हैं। अपना आप जलाना पड़ता है, ख़ुद को मार कर महबूब की पसंद में ढलना पड़ता है। मगर नैन को महबूब की पसंद ने नहीं, उसकी बातों ने ही बदल दिया था। मैं ठीक हूँ मॉम, इसने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए माँ को जवाब दिया। वालिदैन के साथ भाइयों ने भी दुख से नैन को देखा, जिसकी मुस्कुराहट आंखों का साथ नहीं दे पा रही थी, बल्कि ज़ख्मी मुस्कुराहट पर तो आंखें भी दर्द से नम हो चुकी थीं। नैन, जी डैड। वो जो गायब दिमागी से टीवी को देख रही थी। फैसल शाह के कंधे हिलाने पर वो चौंकी। बेटा, कोई बात है तो मुझसे शेयर करो प्लीज़। यूँ अंदर ही अंदर ख़ुद को ख़त्म मत करो। क्या पाकिस्तान में किसी ने कुछ कहा है तुमसे? आखिर कब तक अपनी लाडों से पली बेटी को वो इस हाल में देख पाते? इसकी खामोशी से तंग आकर आज वह नैन से पूछ बैठे थे। कुछ पल तो इसी कश्मकश में गुजर गए कि वो अपने बाप को बताए या ना। वो बाप के सीने से लगकर एक बार फिर अपनी नाकाम मोहब्बत पर रोना चाहती थी। लेकिन अगर वो हर चीज़ माँ बाप को बता देती तो बहुत से रिश्ते दाव पर लग सकते थे, और नैन किसी की गलती की सज़ा अपने प्यारों को हरगिज़ नहीं देना चाहती थी। तभी सारे आंसू अपने अंदर उतार कर एक मसनूई खौल खुद पे चढ़ाकर बाप से मुखातिब हुई थी। कम ऑन डैड, बीमार थी मैं। अभी मार्केट में ऐसी कोई एनर्जी ड्रिंक तो आई नहीं जिसे पीकर बंदा झट से उठकर उछल कूद शुरू करते। मॉम, कुछ नहीं हुआ अपिया को, देख लें आप, वही पुराना अंदाज। हम लोग वैसे ही परेशान हो रहे थे कि अपनी ज़ुबान रख के कहाँ आई हैं। अरमान ने भी माहौल के संजीदापन को ख़त्म करने के लिए चुटकुला छोड़ा। वैसे मॉम, ये साबित हो गया कि अपिया कभी सीधा जवाब नहीं दे सकती और ना ही सुधर सकती है। ये जानकर मुझे दिली अफसोस हुआ है, आप यकीन जानिए। आखिर अजलान भी कहाँ पीछे रहने वालों में से था। सभी का कहकहा बेसाख्ता था। मॉम, मशरिक़ में लोगों का ख्याल है कि मगरिब की औरत घर नहीं बसा सकती, क्या ये सच है? हंसी मजाक में नैन, जो कुछ देर सब भूल चुकी थी, जाने दिल में क्या समाया कि माँ से पूछ बैठी। नैन, एक बात हमेशा याद रखना, औरत मशरिक़ की हो या मगरिब की, दिल दोनों ही रखती हैं। दोनों के दिल में एक जैसा घर बसाने की ख्वाहिश होती है, जिसे वो अपने हाथों से अपनी पसंद से सजाए, जिसमें इसका एक चाहने वाला शौहर हो, प्यारे प्यारे बच्चे हों जो इनकी ज़िंदगी में आकर उनकी ज़िंदगी को मुकम्मल करते हैं। शाम होते ही अपने शौहर के घर वापसी का इंतज़ार करें। और जहाँ तक बात घर बसाने की है, तो ये बात तुम अपने पापा से पूछो, उन्होंने मगरिब की औरत से ही शादी की थी। नवीन बेगम ने इसे तफसीली जवाब दिया था, जिसे सुनकर इसके अंदर तक सुकून सरायत कर चुका था। दिल के किसी कोने में दशाब की बातें याद करके फिर से टीसे सी उठती हुई महसूस होने लगी। नैन को इंग्लैंड आए 5 साल गुजर चुके थे। इसने इतने अरसे में पाकिस्तान में मौजूद किसी भी फ़र्द से रब्ता नहीं किया था। बस दादी थी, जिनसे कभी कभार बातचीत हो जाया करती थी। इस 5 सालों के दौरान इसकी दोस्ती अपने कुलीग अमर से हुई, जो एक नहायत डिसेंट और पुरवकार शख्सियत का मालिक था। दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ा तो अमर ने नैन को शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। वो नैन से बेपनाह मोहब्बत करने लगा था, लेकिन नैन को जिस चीज़ ने अट्रैक्ट किया वो ये था कि वो नैन की बहुत इज्जत करता था, इसे अहमियत देता था। दोनों में दोस्ती के साथ साथ एहतराम का रिश्ता सबसे नुमाया था। इसे उसके प्रपोज़ल में कोई बुराई नज़र न आई थी, और वो कब तक उस दुश्मन जाँ का रोग सीने से लगाए रखती। इसने मूव ऑन करने में ही बेहतरी जानी। मोहब्बत से ज़्यादा कीमती चीज़ तो इज़्ज़त होती है, जिस पर चाहते हुए भी औरत कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, चाहे वो औरत मशरिक़ की हो या मगरिब की। दोनों एक ही फितरत पर पैदा की गई हैं। नैन ने जब अमर के प्रपोज़ल का जिक्र घर में आकर किया तो नवीन बेगम को ये बात एक आंख नहीं भाई। उन्होंने शर्त रख दी कि अगर अमर से शादी करनी है तो पहले अमर को दादी से मिलवाना होगा। दादी ने इस शर्त की मुखालफत करने की कोशिश की, क्योंकि वो पाकिस्तान कभी भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन नवीन बेगम की ज़िद के आगे नैन ने अपने घुटने टेक दिए और अमर को लेकर पाकिस्तान जाने को रज़ामंद हो गई। एयरपोर्ट की जानिब बढ़ते हुए नैन को अपना माजी शिद्दत से याद आने लगा। अमर को लेकर पाकिस्तान आए नैन को 1 हफ़्ता गुजर चुका था, जहां नैन की खामोशी सबको खटक रही थी, वहीं अमर का अंदाज़ रख रखाव किसी को एक आंख नहीं भा रहा था। नैन, तुम इंग्लैंड से चुप रहने में PhD तो नहीं करके आई?
सब कज़न्स की महफिल जमी हुई थी। तमाम लोग खुशगपियों में मसरूफ़ थे। कुछ लोग अमर को घेरे इससे इंटरव्यू लेने में मगन थे, लेकिन नैन की बेगाना रवि को नमल, हानि और हाजिक समझने से कासिर थे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि महफिल जमी हो और नैन खामोशी का पैकर बनी रहे। यार, एक तो 5 साल बाद आई हो और ऊपर से खुशी का मौका भी है, तुम खुश नज़र क्यों नहीं आ रही? हाजिक काफ़ी देर से नैन की खामोशी को नोट कर रहा था। जब ही ऊंची आवाज़ में नैन को मुखातिब किया, सब लोगों ने भी मुड़कर इन दोनों की जानिब सवालिया अंदाज में देखा, जैसे वो भी नैन के जवाब के मुंतज़िर हों। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ बहुत, नज़रें चुरा कर कहती नैन दशाब के दिल में उम्मीद की किरण जगा चुकी थी। नैन के कौलो फेल में तज़ाद वहाँ मौजूद तमाम नफूस महसूस कर सकते थे। तुम देखने सुनने में तो बहुत समझदार लगती हो, तुमने इसका इंतखाब क्यों किया? कहीं से भी तुम्हारे शाया निशान नहीं लगता। तुम्हारी चॉइस तो कभी भी ऐसी नहीं थी। हाजिक ने फिर से सवाल कर डाला, जैसे इसके पहले जवाब से मुतमईन ना हो। मेरे लिए यही काफ़ी है, मुझसे मोहब्बत करता है, मेरी इज़्ज़त करता है। किसी भी इंसान को मुंतखब करने के लिए यही 2 बातें बहुत होती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, शादी उससे करो जिससे तुम मोहब्बत करते हो, बल्कि उससे करो जो तुमसे मोहब्बत करता है। मैं ये बात अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। होंठों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट से जाए वह भी बग़ैर किसी की जानिब देखे हुए बोली थी। हाँ, इस अंदाज से कहती नैन दशाब के दिल को छलनी कर गई। काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बग़ैर पल पल मरा हूँ मैं। तुम्हारे तसव्वुर से बातें करते मैंने कितनी रातें काटी हैं। दियारे दिल में तुम्हारा बहुत एहतराम है नैन। काश तुम कभी मेरी मोहब्बत जान पाओ तो ख़ुद पे फ़ख्र महसूस करो। दशाब अपने ख़यालों में खोया ख़ुद से ही बातें करता जा रहा था। वह एहसास नदामत में घिरा अपने कमरे की जानिब रवाना हुआ, जहाँ वो तन्हाई में जी भर कर रो सके और अपने खुदा से नैन को एक बार फिर मांग सके। अमर मीर चाचू और जाजिब के साथ शुमाली इलाकों में घूमने के लिए गया हुआ था, जबकि नैन पीछे निकाह की तैयारियों में हलकान हुए जा रही थी। दिल से खुश तो नहीं थी, मगर ये सब दशाब को दिखाने के लिए खुशी खुशी कर रही थी। ये इन प्यारों के लिए जो इसे हंसता मुस्कुराता देखना चाहते थे। अभी वो कमरे में आई, अपने कपड़ों को सलीके से उनकी जगह पर रख रही थी जब मोबाइल की रिंगटोन बजी। नैन, जल्दी से छत पर आओ, हरी अप। हाजी का शॉर्ट मैसेज पढ़कर नैन बेदिली से सब कुछ छोड़ती छत की जानी बढ़ी। सख्त थकन की वजह से अब वो सिर्फ सोना चाहती थी, मगर हाजी का मैसेज पढ़कर फ़िलहाल सोने का इरादा तर्क कर चुकी थी। हाँ बोलो, क्यों तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में छत पर बुलाया है? नैन ने छत पर खड़े वजूद को देखते हुए कहा, जो इसकी जानिब पीठ किए खड़ा था। कोई जवाब ना पाकर नैन ने आसमान की जानिब देखा तो एक पल में सारी कहानी समझ गई। हाजिक, तुमने मुझे ईद का चांद देखने के लिए बुलाया? हाउ स्वीट, चलो मैं भी दुआ मांग ही लूँ। नैन खुशी से आंखें बंद किए दुआ मांग रही थी जब वो वजूद पलटा था। चंद कदम चलकर इसके पीछे खड़ा हुआ और फिर अपने दोनों हाथों को दुआ के अंदाज में इसके हाथों के साथ मिला दिया। हमारा साथ इस दुनिया से जन्नत तक कायम दायम रखना, या अल्लाह। दशाब की आवाज़ पर नैन ने एकदम से आंखें खोली थी। इसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। जिस दुश्मन जान को इसने इतने अरसे से नज़र भर कर नहीं देखा था, वो इसके इंतहाई करीब खड़ा इसकी धड़कनों को बेतरतीब कर गया था। मगर वो चाहकर भी इसे पलट कर ना देख सकी, क्योंकि इस सूरत में इससे टकरा जाना तो लाजिम था। नैन प्लीज़ आमीन कहो ना। क्या तुम्हें मेरा साथ इन 2 जहानों में मंजूर नहीं? शिद्दत जज्बात से कहता दशाब इसे साकिन कर चुका था। इसने तो हमेशा यही दुआ मांगी थी, लेकिन कैसे इस शख्स ने इसकी ज़ात की तज़हीक की थी, इसे अपनी ही निगाहों में बेमोल कर दिया था, तो अब कैसे दोबारा यही दुआ मांगने की हिम्मत कर सकती थी? नैन की मुसलसल चुप ने इस बार दशाब का दिल दहला दिया था। प्लीज़ नैन, कुछ तो बोलो, बुरा भला कहो मुझे, कोई गिला करो मुझसे। तुम्हारी ये खामोशी मुझे खा जाएगी नैन, प्लीज़ कुछ तो बोलो। नैन से इल्तिजा करते दशाब की आवाज़ अब भारी हुई थी। शायद वो नदामत के आंसू बहाई रो रहा था और नैन के ना मानने का इस पर सवाल था। दूर रहो मुझसे, खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाया तुमने। क्यों मांग रहे हो तुम मेरे साथ की दुआ? हालांकि तुम जानते भी हो मुझ जैसी लड़कियां घर नहीं बसा सकती, फिर भी तुम ये सब कह रहे हो। 1 मिनट, अब भी तुम्हारे दिल में मौजूद मेरे लिए नफ़रत कम नहीं हुई, जो फिर से मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने आ गए हो? होश में आती नैन एकदम इससे दूर हुई। जब बोली तो सालों की भड़ास निकाल रही थी। ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो नैन, एक बार मुझे अपनी सफाई पेश करने का मौका तो दो। दशाब इसके सामने हाथ जोड़े मिन्नत कर रहा था। मैं सब समझ गई थी उस दिन। दशाब, मुझे मज़ीद तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैंने बचपन में तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाए जो तुमने झटक दिया। तुम्हें मैंने बचपन से अपना दोस्त माना था। मैं तो अपनी सारी शरारतें बस तुम्हारे साथ ही करती थी। मैं मोहब्बत की मायने नहीं समझती थी।
लेकिन फिर भी तुमसे मोहब्बत कर बैठी थी, मगर तुम तो तब से नफ़रत करते आए हो मुझसे। छत पे खड़ी नैन शिकवे करती बे आवाज़ आंसू बहा रही थी। 5 सालों में किया गया ज़ब्त 5 मिनट में टूट चुका था। इसकी हालत देखकर दशाब को सख्त तकलीफ़ हो रही थी। नैन, उस दिन जब सर जमान ने तुम्हारे प्रपोज़ल की बात की थी तब मैं डर गया था कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, तभी गलती कर बैठा था। मुझे मुनासिब अल्फाज में उन्हें इनकार कर देना चाहिए था। तुम भी तो इन्हें पसंद करने लग गई थी। मैं मानता हूँ गलती की है मैंने, मगर वो गलती तुमसे दूर जाने के खौफ से की थी, ना कि तुमसे नफ़रत में। मैं सर को तुमसे बदगुमान करना चाहता था ताकि वो तुम्हारा ख्याल दिल से निकाल दें। तुम मुझसे बदगुमान होकर इतनी दूर चली गई। मैं पल पल तुम्हारी याद में तड़पा हूँ नैन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नैन के कदमों में बैठकर दशाब अपने दोनों हाथों को जोड़कर इससे माफ़ी मांग रहा था जब नैन ने बेदर्दी से इसके हाथों को झटका। दशाब ने जैसी बेयकीनी से सर उठाकर नैन को देखा, इसके चेहरे पर फिर से नया दर्द रकम था। यकदम दशाब को कुछ गलत हो जाने का एहसास हुआ था। गलत क्या था वो समझ नहीं पाया। तुमने कहा मैं सर को? दोबारा से दोहराओ, कहना क्या चाह रहे हो तुम? गुस्से से आंखें निकाले नैन उसकी सोच पर मातम करने लगी थी। मैं उन्हें एक टीचर की हैसियत से पसंद करती थी। जब उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया तब मैं समझ ना पाई कि क्या जवाब दूँ। तभी मैंने सारी बात अपने माँ बाप पे छोड़ दी। मुझे लगा अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो इस रिश्ते के आने के बाद तुम अपने प्यार का इजहार करोगे, मेरे लिए प्रपोज़ल भिजवाओगे। तुमने तो मेरे किरदार की धज्जियाँ उड़ा दी। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं कर सकती। शौक और दर्द की मिली जुली कैफियत से नैन से मज़ीद कुछ बोला नहीं गया तो नीचे जाने के लिए कदम उठाने लगी। नैन, तुमने मुझे माफ़ ना किया तो मैं ख़ुद को शूट कर दूँगा। दशाब की पुकार पर जैसे इसने पीछे मुड़कर देखा, वो अपनी कनपटी पर गन रख चुका था। नैन इसकी आंखों में अपने लिए जुनून, इश्क साफ देख सकती थी। इसको हासिल करने का जुनून इस हद तक था कि वो इसको पाने के लिए अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म करने को तैयार था। दशाब, ये क्या पागलपन है? गन नीचे करो। नैन इसकी इस हरकत पर तड़प उठी थी। वो कैसे अपने महबूब को मौत के घाट उतरते देख सकती थी। बताओ मुझे माफ़ करोगी या नहीं? दशाब ने गन की नाट को कनपटी पर दबाते शिद्दत जज्बात से पूछा। तुम गन नीचे कर दो प्लीज़। मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी शैबी, प्लीज़। खौफ के मारे नैन के माथे पर पसीने के चंद कतरे नमूदार हुए थे। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मुझसे शादी भी करोगी? दशाब ने गन की गिरफ्त को मज़ीद मजबूती से कनपटी पर रखते हुए पूछा। हाँ हाँ, जो कहोगे करूँगी। खौफ के मारे बिना सोचे समझे नैन उसकी हाँ में हाँ मिला बैठी थी। दशाब ने गन फेंकते हुए बेदर्दी से अपने आंसुओं को पोंछा। नैन की तरफ कदम बढ़ाता नैन को अपनी मजबूत गिरफ्त में थाम चुका था। मगर दशाब, नैन ने इसे खुद से अलग करते हुए कुछ बोलना चाहा। क्या मगर? अमर, नैन ने यह एक लफ्ज़ी जवाब देते हुए परेशानी का इजहार किया। छोड़ो यार, इसका कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे, इसकी फ़िक्र ना करो। दशाब इस वक्त किसी का जिक्र नहीं सुनना चाहता था। चची मान जाएंगी क्या? अब की बार इसे नई फ़िक्र लाहक हुई। हाँ मेरी जान, अब बहुत बदल चुकी हैं। वो इसकी परेशानी कम करता हुआ बोला। और दादी को क्या कहना है? पलकों की झालर गिराए नैन अपनी तमाम तर मासूमियत के साथ अपने खदशे पेश कर रही थी। पुत्र, मैं तो पहले से ही सब चाहती थी, खुशी से कहते हुए दादी ने दरवाजे से आवाज़ लगाई। दादी आप? नैन ने दशाब से अपने हाथ छुड़वाते हुए हैरत से दादी की तरफ देखा। भागकर उनके सीने से जा लगी। उनके पीछे पीछे सारी पलटून भी छत पे पहुंच चुकी थी। कैसा लगा मैं हमारा सरप्राइज़? दादी ने नैन के माथे पर बोसा देते प्यार से पूछा। दादी, ये सब आपकी प्लानिंग थी और तुम सब भी इसमें शामिल थे। हाजिक, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। नैन बाकी सबसे हैरत से सवाल करती हाजिक का गला दबाने को लपकी थी। बचाओ बचाओ, ये इंग्लैंड का तोहफा मुझे मार डालेगा। हाजिक भागते हुए ऊंची ऊंची आवाज़ में दुहाई देने लगा। वहाँ पर मौजूद तमाम नफोस नैन को चहकते हुए देखकर खुश हो रहे थे। ईद के साथ साथ इस घर की खुशियाँ एक बार फिर लौट आई थी। अच्छा बताओ, तुम लोग क्या दुआ मांग रहे थे? हानी ने शरारत से देखते हुए दोनों से पूछा। तुम सब हमारी बातें सुन रहे थे? नैन और दशाब ने हैरत से आंखें फाड़ते यकजुबान होकर पूछा। सबके एक साथ कह कहे गूंजे। नैन अटैक! दशाब ने कहते साथ नैन का हाथ थामा और इन शैतानों के पीछे भागे। या अल्लाह, मेरे बच्चे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, किसी की नज़र ना लगे इन्हें। सबको आपस में हंसता खेलता देखकर दादी के दिल से दुआएं निकलती जा रही थी। चलिए जी, ये नावल तो पहुंच गया अपने इख्तिताम को। मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।